हो गया, पेपर 6 में फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सब हमारे सिर्फ मेंस स्पेसिफिक हैं। तो इसको आपको प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं पढ़ना, लेकिन दर्शन के कुछ टॉपिक प्रीलिम्स में पहले पूछे जाते हैं, वो कल्चर से रिलेट करके। नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आप सभी में से जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता होगा कलचुरी राजवंश के रत्नदेव के द्वारा बनाया गया रतनपुर शहर, या आप उसको महामाया मंदिर के लिए जानते होंगे। आप जानते होंगे उसको लखनी देवी मंदिर के लिए, राजा बिम्बा जी के लिए जानते होंगे, राम टेकरी मंदिर के लिए जानते होंगे, इत्यादि इत्यादि। पर आज के इस एपिसोड में आप उसको एक और चीज के लिए जानेंगे, सीजीपीएससी रैंक 43 आकांक्षा तिवारी जी के लिए। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, ये कुछ मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दिया है कि आप रतनपुर से हैं। इन डिटेल आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आज हम किनसे बात करने जा रहे हैं। पहले तो मेंटर्स ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है, जैसा कि सर ने बताया, मैं रतनपुर से हूँ। मेरा इस साल ये तृतीय प्रयास था सीजीपीएससी में, और मुझे 43 रैंक प्राप्त हुई है और नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ है। नायब तहसीलदार? जी सर। ये फुल स्टॉप है, आगे डीसी जाना है? नहीं, आगे डीसी जाना है सर। पक्का? जी सर। सर प्रीलिम्स दे रहे हैं? यस सर। इससे पहले जो 3 अटेम्प्ट थे उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा था आपका? सर, पहला अटेम्प्ट जो था मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी। फिर लास्ट ईयर में मैंने 2022 का जो अटेम्प्ट था उसमें 233 रैंक प्राप्त की थी, बट मुझे कोई भी पोस्ट अलाउट नहीं हो पाया था। और इस बार अभी 43 रैंक के साथ 90 का पोस्ट मिला है। नायब तहसीलदार जी का सर। पोस्ट। जो प्रीलिम्स एक बार आपका नहीं निकला, जिसको सीजीपीएससी 2021 की बात है ना, तो उस समय जब आपका प्रीलिम्स नहीं निकला और उसके बाद अगले साल 2022 में जब आपने प्रीलिम्स दिया तो आपका पेपर निकला, है ना, इन दोनों में अंतर क्या था? कोई विशेष अंतर था तैयारी में? सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम तो मेरा सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, और मैं क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उतने अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। मुझे कितने अटेम्प्ट्स करने हैं वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब प्रीलिम्स जब क्लियर नहीं हुआ था, मैंने काफी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी उस समय भी ठीक थी, लेकिन जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे कम हो गए थे, इसलिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। फिर वही मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी क्या मिस्टेक्स रही हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालाइज किए। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े अटेम्प्ट बढ़ाए, मतलब जिस हिसाब से पेपर है उस हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि जनरल में तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है तो। और उसके बाद से जो सिली मिस्टेक्स थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की। फिर राइट, आपने जो चेंज किया जिसके कारण आपका पेपर निकला है, इस पे मैंने 4 चीजें नोटिस की। सबसे पहला, एक एक करके आते हैं। सबसे पहला है सिलेबस कंप्लीशन। सीजीपीएससी एक अपना सिलेबस देता है प्रीलिम्स और मेंस का, तो ये सिलेबस कंप्लीशन वाला है, वो प्रीलिम्स के सिलेबस की बात हो रही है? सर, दोनों कंप्लीट नहीं, मतलब जो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों में इक्वल कॉमन है, तो वो कुछ सब्जेक्ट्स मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। मेंस का तो पूरा हो ही नहीं पाया था, और प्रीलिम्स में भी मतलब मैंने उतनी डीप स्टडी नहीं की थी उस समय पे। तो सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट होना कब कहते हैं? मतलब मेरा सिलेबस हो गया, जैसे मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री है, मेरा इंडियन हिस्ट्री हो गया, इसका मतलब मुझे पूरा भारतीय इतिहास आता है? नो सर, ऐसा नहीं है। जितनी जो टॉपिक्स जैसे मेंस में लिखे हुए हैं वो सारी आप एक बार आपने कम से कम एक बार अच्छे से रीडिंग कर ली है। उसके बाद आपने जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है उनको अच्छे से देख लिया है, क्या उनसे आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कितने बना पा रहे हैं, कितना आपसे बन रहा है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, और उनसे और क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ये सारी मतलब एक बेसिक नॉलेज आपको हर सेगमेंट का होना चाहिए, उसमें जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो टॉपिक लिखे हैं उसका मेंस में एक बार आप गो थ्रू करिए हर टॉपिक से। राइट, ये तो मेंस का हुआ, पर प्रीलिम्स में लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन, ऐसा लिखा हुआ है, उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर, तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखिए, वहां से फिर फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिन एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मिडिवल में पहले कम पूछे जाते थे, अब उसका भी वेटेज बढ़ रहा है, अब उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले तो आप जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको अच्छे से कीजिए और उन टॉपिक्स को थोड़ा डीप में और पढ़िए। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स हैं सर, मतलब आधा तो हमको यही है कि जो मेंस का टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है। जब हमारा मेंस का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो वो हमको प्री में बहुत हेल्प करता है। तो जितने, क्योंकि आधे क्वेश्चन हमारे लगभग उसी से ही अराइज होते हैं, तो इस बार पहले तो मेंस का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। और उसी में क्योंकि भारतीय इतिहास लिख दिया हुआ है बट पूरे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, तो टॉपिक्स आप
जो मेंस का सिलेबस है वहाँ से कंप्लीट वहाँ से करते देख चलिए सकते जी। हैं। मतलब किसी आदमी का इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि आप उन सारे टॉपिक से गो थ्रू हो गए हो जो हाँ, शायद पीवीटी पूछे में जा रहे पूछे हैं। गए जी हैं, सर। और उसके बाद आपने उसका क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन तो ये जी आपका सर। एक बार ये इंडियन हिस्ट्री डन। यस, ऐसे ही सारे अलग-अलग सारे सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स हैं। कंप्लीट किए जी जाते सर। हैं। सिलेबस कंप्लीट होना इनफ होता है या इसके साथ-साथ और भी कुछ तैयारी करनी होती है? सर सिलेबस कंप्लीट तो क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट है, तो मतलब एक लिमिटेड टाइम पे उसको कंप्लीट करना, और मतलब इतनी डीप हर चीज़ के बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, तो आप हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो वो आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आप उसको प्रॉपर एनालाइज़ करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो आपको उनको कंप्लीट करना ही है। उसके बाद फिर आप अदर स्टेट्स के भी पीसीएस के क्वेश्चंस दे सकते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि उनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस साल? जी सर, इस साल के प्रीलिम्स के लिए तो वो बहुत हेल्प करता है सर। अदर स्टेट्स के जो पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं प्रीलिम्स के, तो उनको भी एक बार एनालाइज करना चाहिए बिल्कुल। ऑलराइट। ये तो हुआ सिलेबस जी कंप्लीशन सर। का चीज़ कि आप पढ़ो और हाँ, प्रीवियस ईयर प्रीवियस देख लो, क्वेश्चन सॉल्व इससे करो। हो जाता है। इसके बाद अगली चीज़ आती है जो आपने कहा था कि ज़्यादा अटेम्प्ट किए आप, जी सर। है ना? ज़्यादा अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है? नो सर, मतलब ये नहीं कि हमको प्री डिसाइड करके नहीं जाना है कि हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 या 85 90 अटेम्प्ट करेंगे। हुँ। ये आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आपको एग्जाम जब पेपर जो आपके हाथ में है, उसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। उसके हिसाब से आप वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करने हैं। राइट। पहली चीज तो ये है कि आपसे जितने बन रहे हैं उसको पहले 100% आपको करना ही है, जिसके लिए आप एकदम श्योर हैं जिनके आंसर्स के लिए। उसके बाद आप सेकंड में कीजिए कि जो जिसमें 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 50-50 का चांसेस होता है, तो मैक्सिमम टाइम हमारा ये रहता है कि वो उसमें सही हो सकते हैं। तो उनको ट्राई करना चाहिए, और ऐसे प्री डिसाइड करके तो कभी भी नहीं जाना चाहिए सर प्रीलिम्स के लिए कि मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आऊँगी या करके आऊँगा। वो वहाँ पे क्वेश्चन लेवल के हिसाब से, और आप जब टेस्ट देते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक ये आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर का हार्डनेस था, मतलब किस लेवल का पेपर था, मैं कितना सॉल्व कर पाई, बाकी लोग कितना कर पाए, वहाँ पे नंबर हाईएस्ट कितना गया, कट ऑफ कितना गया। उस हिसाब से फिर आपको एक आइडिया लगते जाता है, तो सेम चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में भी अप्लाई करनी है। राइट, मतलब अगर सार में ऐसा हाँ। कहें, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को आपके मैक्सिमाइज़ करने की हाँ, कोशिश कोशिश करना है, करनी है। जो आपका डिसाइड होगा कि कितना मैक्सिमाइज़ करना है हाँ, टेस्ट सीरीज़ के एटलीस्ट थ्रू। आप कट ऑफ को पार कर जाएँ। एटलीस्ट आप कट कट ऑफ को ऑफ, पार, हाँ, और ये डिसाइड होता है टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट थ्रू। सीरीज के थ्रू, और जब आप मतलब टेस्ट सीरीज जब आप दिलाएँगे, तो आपको अपनी रैंक से आइडिया लग जाएगा। उसके हिसाब से फिर मतलब, और ये है कि आपको बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, क्योंकि उसी में हम पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। ये जो बेसिक क्वेश्चंस में गलती करने वाली बात है, इसे कोई सिली मिस्टेक कहते हैं सर? जी सर, सिली मिस्टेक्स और कुछ भी होती हैं, जैसे बबल फिलिंग में हमने हाँ। क्वेश्चन पेपर में बी टिक किया, और हम जब कंटिन्यूअसली टिक कर रहे तो हमने उस क्वेश्चन का आंसर सी लगा दिया, तो एक ये मिस्टेक होती है, बबल फिलिंग की मिस्टेक होती है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी कभी आगे पीछे हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हड़बड़ी रहता है उस टाइम पे। तो उसके लिए वो वहाँ से बबल फिलिंग का ये मेन सिली मिस्टेक होता है। उसके बाद सर क्वेश्चंस में जैसे कुछ आइडेंटिफाई किया रहता है कि नहीं, और वो हम नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, है लिखा है करके हम जहाँ नहीं पूछा है वहाँ है को लगा के आ जाते हैं। तो या इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऐसे डिसेंडिंग कीवर्ड्स में रहते हैं रहता है। उनको हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब सिली मिस्टेक्स ये सिली मिस्टेक है जो एग्जाम के टाइम पे हो रहे हैं। बबल भरने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? बबल फिलिंग के लिए सर मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे आप अपना एक पैटर्न बना लीजिए। सीजीपीएस मतलब सीजी जो प्रीलिम्स होता है, उसमें एक सीजी का पोर्शन रहता है और एक इंडिया जीएस का पोर्शन रहता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 30-30 के ऑर्डर में या 20 के ऑर्डर में, जैसा आपको ठीक लगे, आप जितने में कंफर्टेबल हो। तो 30 क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद फिर 30 के आपसे जितने बन रहे हैं उसको आप बबल फिल कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 30 पे चले जाइए। ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सीजी के क्वेश्चंस को एक बार आपने पूरा पढ़ लिया है, उनसे आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बबल आप पहले फिल कर लीजिए। उसके बाद आप इंडिया जीएस में जाइए। उसके बाद जो आप जब सेकंड राउंड में पेपर को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले में तो आपको करना है कि जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जो वन लाइनर हैं और जिनके आंसर के लिए आप एकदम श्योर हैं, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिए और उनके बबल फिल कर लीजिए। उसके बाद जब आप सेकंड टाइम में जाएंगे, सेकंड राउंड में, तो वहाँ पे देखिए कि आपसे किसको आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते जाइए, उसका बबल फिल कर लीजिए।
या फिर आप स्टार्टिंग में वही 30 क्वेश्चंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। ये पैटर्न कब बनाना है? पहले आप जब टेस्ट दिलाते रहते हैं उस टाइम ही आपको एक पैटर्न बनाते हुए चलना है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट में हम लोग लगभग 30 टेस्ट तो दिलाते ही हैं प्रीलिम्स के लिए, लगभग 2 से 3 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसमें। तो आप जब टेस्ट दिला रहे हैं उस समय आप देखिए कि आप पहले तो आप वही जीएस सी से मतलब जो सीजीजीएस है और इंडिया जीएस उसके आप एक एक पोर्शन को करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से 30 क्वेश्चंस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो आपको एक पैटर्न पहले से डेवलप कर लेना है। डायरेक्ट आप एग्जाम में जाके ये नहीं कि आज करूंगी, वो नहीं होना चाहिए। राइट, मतलब टेस्ट सीरीज जब आप हाँ, दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए तो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात पे आएंगे। एक तो पहला वाला हो गया सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा वाला हो गया मैक्सिमम अटेम्प्ट जिसमें सिली हाँ, मिस्टेक भी नहीं होनी काउंट होने चाहिए। हो गए कि सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, है ना? तीसरा एक जो मेरा क्वेश्चन था, आप जब प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने की बात कर रहे थे वो ये था कि जो क्वेश्चन आसान है या बन रहे हैं वो गलत नहीं होने यस चाहिए। सर। ये गलत होना कितना घाटा होता है? तो बहुत घाटा होता है क्योंकि देखिए जो हमारा पेपर रहता है उसमें आप इतना पॉइंट पॉइंट मार्क्स से हम पीछे हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है, 0.66 नंबर एक क्वेश्चन के आपके होते हैं, और वहीं पे अगर आप वो सही कर रहे हैं तो +2 आपको मिलेगा। तो अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो 2.66 मार्क्स का आपको घाटा होता है एक क्वेश्चन पे। वो जो आपको आ रहा है। हाँ, यस सर, आपको और आते सबको हुए आ रहा है। क्वेश्चन में वो और सबको आ रहा है। है। अगर आपको पता है कि रतनपुर की स्थापना 1050 में हुई है और आप हड़बड़ी में उसको ऑप्शन बिना पढ़े या पूरे लास्ट ऑप्शन तक पढ़े बिना आपने फर्स्ट को टिक कर दिया, उसमें 1150 लिखा हुआ था। अब वहीं पे बाकी लोगों ने उसको सही अटेम्प्ट किया तो आप वहीं पे 2.66 मार्क्स पीछे हो जाएंगे उनसे। और ऐसे ही अगर आपने 4 से 5 सिली मिस्टेक कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा सर मार्क्स में। इसलिए सर प्रीलिम्स निकालने का यही है कि आप हार्ड क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल एज दिलाएगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे और बहुत एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो उनका सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो बेसिक क्वेश्चंस है उसमें गलत करेंगे तो आप बहुतों से पीछे हो जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, उस पे गलतियां नहीं करनी है। तो ये ध्यान जो आप कह रही हैं कि ये कोई बेसिक क्वेश्चन है उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे ध्यान का मतलब क्या है? कोई एक क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? जी सर, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपने पढ़ा उसको तो पहले आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में उसका अटेम्प्ट नहीं करना है। आप पहले प्रॉपर चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आंसर दिख रहा है फिर भी आप चारों ऑप्शन तक जाइए, हो सकता है चौथा ऑप्शन ज्यादा ऑथेंटिक हो। मतलब कभी कभी दो ऑप्शन हमको लगते रहते हैं कि दोनों सही हो सकता है, लेकिन तो पहला चीज तो है आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं प्रॉपर। और फिर वहां पे जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक सिली मिस्टेक ये रहता है भाई नहीं हाँ वाला जो है या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो वो आपको अंडरलाइन पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए अंडरलाइन कर लेना है कि क्या पूछा गया है पूछा है नहीं है पूछा गया है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, सही पूछा है गलत पूछा है। उसको आप पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रॉपर चारों ऑप्शंस पढ़िए। उसके बाद एक बार मतलब श्योर हो जाइए कि हाँ जो पूछा गया है वो यही है इसका आंसर, उसके बाद आप बबल फिल कीजिए। परफेक्ट। जब हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स में कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं इसकी बात हो रही है, उसके पहले के प्रिपरेशन में जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने एक बताया कि टेस्ट सीरीज देना चाहिए, ये है सिलेबस कंप्लीट कैसे करते हैं? मतलब हमने तो ये बता दिया कि किसको सिलेबस कंप्लीट करना कहेंगे, है ना? कि अगर आपका वो जैसे आपने बताया कि सब्जेक्ट को पढ़ लो, प्रीवियस ईयर देख लो, बन रहा है मतलब आपका वो सिलेबस कंप्लीट है। कैसे करते हैं? कोई भी आदमी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करता है कि आज जैसे अगर देखेंगे तो मुश्किल से 50-60 दिन बचे हुए हैं। किसी इंसान का सिलेबस मान लो कंप्लीट हो गया है, अभी उसको क्या अप्रोच रखना चाहिए? अगर आप अपने अभी तक तो टाइम टेबल एक पहला बना लेना चाहिए और उसमें ऐसा डेली रूटीन बनाना चाहिए जिसमें आप सीजीजीएस को भी टाइम दो, इंडिया जीएस को टाइम दो, करंट अफेयर्स को टाइम दो और सी सेट को। क्योंकि सी सेट को बहुत लोग नेग्लेक्ट करते जाते हैं और लास्ट टाइम में फिर पैनिक हो जाते हैं, या उनका सी सेट जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, सी सेट क्लियर नहीं हो पाता। तो आप जब अपना एक रूटीन बनाएंगे, सिलेबस आपको जब कंप्लीट करना है या उसको रिविजन करना है, तो आप ऐसा शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आपका सारी चीजें कवर हो उस डे पे, सीजीजीएस हो, इंडिया जीएस हो, सी सेट हो, करंट अफेयर्स हो और साथ में पीवाईक्यू भी हो, या टेस्ट सीरीज आप दिला रहे हैं तो टेस्ट सीरीज। वो सारी चीज के लिए आप एक पहला टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए। अगर दूसरा चीज आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन द टाइम तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, वहां के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको अपना रिविजन भी करते हुए जाना है। फिर आप कर सकते हैं जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं
जैसे इंडियन हिस्ट्री है, आप उसको बोलोगे कि 2 दिन में हम कंप्लीट कर लें, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो उसको आप डेली बेसिस पे टाइम दीजिए और एक उसके लिए फिक्स ड्यूरेशन 15 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया, जितना आप आपको जितना आपने पढ़ा हुआ है, जितनी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं, उस हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए। और फिर टेस्ट सीरीज के साथ-साथ उसको मेंटेन करते हुए चलिए, तो उससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, या सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो अच्छे से होगा। तो प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाना है और उसमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम देना है। आप बनाए थे टाइम टेबल? जी सर। फॉलो हुआ था? सर ऑलमोस्ट तो हो ही जाता है, बट मैं जनरली क्या करती थी, मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, मैं उसी के हिसाब से ही चलती थी। तो वो टाइम टेबल बन गया था हाँ, आपका यस सर, टेस्ट उसी सीरीज के के हिसाब थ्रू से, ही। यस सर। कोई व्यक्ति अगर अभी टाइम टेबल बनाए तो वो बना सकता है, इन केस उसको टाइम टेबल नहीं नहीं बनाना है बनाना तो एक है। जो टेस्ट सीरीज उसने जी ज्वाइन सर, किया उसको फॉलो उसको करते फॉलो रहे। कर सकते हैं, यस वो सर। अपने आप बना बनाया हाँ, टाइम टेबल उन्होंने है। बना के दिया हुआ है, आप उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिए और अपना रिवीजन के लिए एक अलग टाइम निकाल लीजिए। ये कर सकते हैं। ठीक है। जब प्रीलिम्स की तैयारी होती है इसमें सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी देना जरूरी होता है? जी सर, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के जो हैं वेटेज ज़्यादा हैं। जैसे पॉलिटी के हर साल क्वेश्चंस नंबर ऑफ 10 टू 12 क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आपको उसको मेजर पोर्शंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और जैसे कुछ सब्जेक्ट आपको अगर हार्ड लगता है, जैसे साइंस, आप अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप साइंस को छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके अपार्ट आपको सीजी, जीएस या कोई भी एक सेगमेंट हो गया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि आप इधर अगर 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं एज लेना पड़ेगा। तो आप करंट अफेयर्स है या कोई भी अदर सेगमेंट जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो, उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है और उसको कंप्लीटली पढ़ना है फिर, क्योंकि आपने एक सेगमेंट पूरा-पूरा छोड़ दिया है, तो दूसरे में आपको ज़्यादा उसमें एज लेना पड़ेगा दूसरों से। जैसे आपने अभी वर्ड बोला करंट अफेयर। जी सर। करंट अफेयर पढ़ते कैसे हैं? यस सर। कहाँ से कैसे हाँ। कितना पढ़ना चाहिए? आपने क्या तैयारी की थी? सर करंट अफेयर्स के लिए तो मैं वैसे प्रीलिम्स के लिए जो यूट्यूब्स के चैनल्स हैं उसको, और मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करती थी। और करंट अफेयर्स का भी हमको डेली बेसिस पे तैयारी करनी चाहिए सर, मुझे लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे हम जब करते हैं तो वो मतलब बिल्कुल एक रटने टाइप का हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो मेन हेडिंग्स हैं उसके थ्रू आप स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे अभी मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कोई नियुक्ति हो रही है, तो आपने वो फैक्ट तो याद कर लिया कि अभी माननीय न्यायाधीश ये बने हैं, इतने क्रम के बने हैं, वो आपका फैक्ट याद हो गया। अब उसके साथ आप सीधे-सीधे पॉलिटी में चले जाइए, जो सर्वोच्च न्यायालय वाला सेक्शन है, उसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए कि कैसे नियुक्ति होती है, कैसे कॉलेजियम सिस्टम बनता है, क्या है। तो वो उसके साथ-साथ आपका स्टैटिक भी होते जाएगा। तो क्योंकि सर जनरली अभी जैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो करंट को स्टैटिक से रिलेट करके पूछ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या पॉलिटी के भी क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेश्चंस तो वहां से आते हैं। तो आपको करंट को स्टैटिक के साथ रिलेट करके पढ़ना है। और इसके लिए करंट अफेयर्स तो मैं बोलूंगी कि बिल्कुल फॉलो करते रहिए, डेली बेसिस पे फॉलो करना है। यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस है या अ, जो विजन आईएएस है, इनके ध्येय आईएएस, इनके फॉर छत्तीसगढ़ का डेली करंट बेसिस। अफेयर कैसे होगा? छत्तीसगढ़ के लिए भी आप डीपीआरसीजी, एक जो ऑथेंटिक है गवर्नमेंट की वेबसाइट, उस पे आप फॉलो कर सकते हैं। जो डेली न्यूज़ आते हैं, उनमें गवर्नमेंट को कौन मतलब अभी हमारे जिले को या किसी भी जिले को कौन से प्राइज़ मिले हैं, वो सारे रहते हैं। गवर्नमेंट को की कोई नई स्कीम्स आती है, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ होता है वहाँ पे। इसके अलावा जो डेली बेस मतलब जनमन आता है, जनमन फॉलो कर सकते हैं। और साथ में सीजीपीएससी ई पाठशाला का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें रहता है करंट अफेयर। हाँ। और टेलीग्राम्स में कुछ चैनल्स बने हुए हैं, सीजीपीएससी मंथन करके है, ये सारे आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सर। इनसे ये तो पूरा मोबाइल का सिस्टम हो जी गया सर, हाँ, है ना? सोशल अब मीडिया और मान न्यूज़पेपर लो सर, आप बिल्कुल। इसके थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो हाँ। और नोटिफिकेशन आई चीजें डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली होगा, उसको कैसे हैंडल करना है फिर? पढ़ रहे हो आप करंट अफेयर हाँ। ओपन किए, पर करंट अफेयर की जगह आप कहीं और चले गए, अफेयर्स चालू हो गए, कुछ भी हो गया, हाँ। वो कैसे हैंडल किया सर जाता है? ये तो पहले सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको क्या किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, हमको व्हाट्सएप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है या हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी देना है। तो बिल्कुल ये डिस्ट्रैक्शन सबको होता है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कुछ ऐप्स आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के लिए टाइमर लगा सकते हैं सेटिंग में जाके कि ऐप सेटिंग की आप इतने टाइम तक, उसके नोटिफिकेशंस फिर आपको ऑफ हो जाएँगे, नोटिफिकेशंस ऑफ करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तब तो न्यूज़पेपर फिर पढ़ ही सकते हैं। और यही है, पहली चीज़ में तो खुद में ऑनेस्ट रहना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से, और बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं।
जब प्रीलिम्स की तैयारी होती रहती है, इस समय पे मेंस का कोई कंटेंट पढ़ना चाहिए या मेंस की तैयारी कुछ कंटेंट रखना चाहिए? सर अगर अभी बहुत कम टाइम जैसे अभी दिसंबर जनवरी है तो अभी तो पूरा फोकस हमारा प्रीलिम्स में होना मेंस चाहिए। बिल्कुल नहीं। अभी अगर कुछ सेगमेंट जैसे अगर करंट में कुछ मिलते हैं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई नई स्कीम्स आई है हुँ। तो उसको आप अच्छे से लिख के रख सकते हैं क्योंकि वो आपका पेपर 7 में हेल्प करेगा। लिख के रखना रख सकते है, हैं। पर हाँ, मतलब एक बार ये पढ़ रहे हैं बट हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेंस के लिए नहीं, लेकिन आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये अभी करंट में है और ये मेरे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक। तो उसको लेके चलना है और बाकी फिर आप मतलब अभी तो पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए। बाकी आपको लेकिन आइडिया लगते रहना चाहिए कि ये चीज़ें मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके। मतलब आपका ये कहना ये है कि जो करंट रहेगा, जी सर। जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम कंटेंट इकट्ठा हाँ, करके भी कंटेंट रख सकते इकट्ठा हैं। रख सकते हैं, बिल्कुल सर। राइट। क्योंकि हमारे जो जैसे ऐसे के टॉपिक्स हैं वो भी करंट से ही बनते हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपर ध्यान में रखना होगा कि ये हमारे मेंस के लिए भी मेंस में इम्पोर्टेंट है। काम जी सर। आएगा। बिल्कुल। जब हम प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई करते हैं, तो सिलेबस अगर दोनों का लगभग मिलता-जुलता है या डिफरेंस है? क्या बुक लिस्ट में भी कुछ चेंजेस होते हैं? इस प्रीलिम्स के लिए अलग बुक पढ़ें, मेंस के लिए अलग बुक पढ़ें? नहीं सर, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स तो हैं सर जैसे पेपर 7 हो गया, पेपर 6 में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी ये सब हमारे सिर्फ मेंस स्पेसिफिक हैं। हुँ। तो इसको आपको प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं पढ़ना है, लेकिन दर्शन के कुछ टॉपिक प्रीलिम्स में पहले पूछे जाते हैं, वो कल्चर से रिलेट करके। जी। जो इंडियन कल्चर से रिलेट करके तो उसको आप बेसिक्स पढ़ने हैं, उसका बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडियन फिलॉसफी के रिस्पेक्ट से। हुँ। और इसके अलावा सर बुक्स चेंज नहीं करनी है क्योंकि अभी मेंस जैसे इस बार का तो थोड़ा फैक्चुअल था, लास्ट ईयर का प्रीलिम्स 23 का, लेकिन उसके पहले वाला 21 का 22 का देखेंगे तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेंस के लिए जैसा हम एनालिटिकल पढ़ते हैं जिस अप्रोच से आंसर फॉर्म करने के लिए, तो वो अप्रोच आपको प्रीलिम्स के लिए भी रखनी है और बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करनी है। एक बुक आप दोनों के लिए फॉलो कर सकते हैं, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए। बस ये रहता है कि प्रीलिम्स में आपको थोड़ा फैक्ट पे बहुत ज़्यादा पकड़ आपकी होनी चाहिए हुँ। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बिल्कुल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी बुक्स लिस्ट चेंज नहीं करनी बुक चाहिए लिस्ट सर। नहीं करनी चाहिए। क्या होती है बुक लिस्ट आपकी क्या थी? कौन-कौन से बुक पढ़ते थे आप? जैसे मैंने सर इंडिया जीएस के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए देखेंगे तो मैंने एनसीईआरटी की समरी बुक पढ़ी हुई है। अरिहंत एनसीईआरटी पब्लिकेशन समरी समरी बुक। अरिहंत हाँ जी पब्लिकेशन। सर, एनसीईआरटी की इंडियन अरिहंत हिस्ट्री के इंडियन लिए। हिस्ट्री के लिए। जी। इसके अलावा कोचिंग की बुक्स भी जो हैं उनको पढ़ी हुई हैं। हुँ। और इसके बाद सर महेश बर्णवाल की भी एनसीईआरटी की समरी है ज्योग्राफी के लिए, उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ मैंने 11th-12th की जो 4 बुक्स हैं, उनको भी एक एनसीईआरटी बार पढ़ा हुआ है। जी सर, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी लिए। ज्योग्राफी की। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ऑथेंटिक है सर, बहुत अच्छे से क्लियर होता है और साथ में प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन है डायरेक्ट वहाँ से स्टेटमेंट को ही उठा के पूछ देता है। तो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी स्टेटमेंट हाँ, उठा के पूछ प्रीलिम्स में देता पूछा है। है। जी सर, कई बार ऐसा हुआ है। तो उसको हम एनसीईआरटी से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पढ़ सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद फिर अगर अदर बुक आपको लगता है तो आप मेंस के जो सिलेबस है उसके हिसाब से मेंस के लिए फिर पढ़ सकते हैं। हुँ। बाकी एनसीईआरटी तो एक बार पढ़नी ही चाहिए, मतलब बेसिक आपको। तो इंडिया जीएस के लिए ये हुआ। सर पॉलिटी के लिए मैंने ये लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है। और तो वो प्रिल और मेंस दोनों के लिए, बल्कि मेंस में उसका वेटेज कम है, प्रीलिम्स के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेंस वो में पढ़नी। सिर्फ हाँ, अराउंड 20-25 नंबर का हाँ, आता 50 होगा। मार्क्स में ही हमारा पब्लिक और पॉलिटी दोनों पॉलिटी है। आता है। तो वो मेंस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है। इसके बाद इंडिया जैसे साइंस के लिए, तो साइंस के लिए जो 10th की मैथ्स उसके लिए बुक है, मेंस के लिए जो बुक है वो पढ़ी है। उसके साथ-साथ साइंस की एक क्विक बुक आती है दृष्टि की, मैंने वो पढ़ी हुई है साइंस के लिए। हुँ। और उसमें एनवायरनमेंट का भी चैप्टर रहता है लास्ट के 4, तो वो लास्ट के 3 चैप्टर्स, तो वो एनवायरनमेंट भी वहाँ से कंप्लीट हो एनवायरनमेंट भी जाए। कवर हो जी गया। सर, दृष्टि के जो बुक है क्विक बुक उससे पढ़ी थी। हुँ। और फिर करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स था। हुँ। छत्तीसगढ़ जीएस की अगर बात करें तो जी इसके सर। लिए कौन-कौन से बुक्स फॉलो करेंगे? छत्तीसगढ़ जीएस के लिए सर मैंने मतलब छत्तीसगढ़ के लिए तो वैसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई पढ़नी है तो आपको वृहद संदर्भ पढ़नी चाहिए, समग्र पढ़नी चाहिए। ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, ये दोनों एक पर अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत ऑथेंटिक बुक्स हैं और ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको अभी जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, एचआर पब्लिकेशन की बुक भी सर काफ़ी अच्छी है, बहुत अपडेटेड रहती है, तो उसको भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने वही वृहद संदर्भ और गीतेश अमरोहित की भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं सर मैंने, गीतेश अमरोहित सर की। ये बुक आपने जी सर, प्रीलिम्स छत्तीसगढ़ के की। मेंस दोनों हाँ के लिए जी पढ़ा सर, है जी कंप्लीट? सर, जी सर।
एम लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हाँ, थे। प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें कुछ टॉपिक जो हैं आपके मेंस के लिए भी, जैसे 22 वाले में 10 मार्क्स के लिए पूछा था आर्टिकल 25 को। तो वो आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़े हुए हैं, तो वो आप वहाँ से फिर लिख सकते हैं, ऐसा है। मेंस कि के लिए। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम जनरली फैक्ट को पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं पढ़ना है हमको, पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना है और फिर वो वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको पॉलिटी पपेट में नहीं करना है। आप प्रीलिम्स में जो किए हैं वो उससे सफिशिएंट हो जाता है। जब प्रीलिम्स में हाँ, पॉलिटी पढ़ते रहते पब्लिक हैं। स्पेसिफिक के लिए हाँ, ज़्यादा मेहनत करनी पपेट चाहिए। तो प्रीलिम्स में नहीं है, पर पॉलिटी से हो जाते हैं सब। एक्स्ट्रा और एफर्ट उसमें नहीं करना है सिर्फ। राइट। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आता है तो वहाँ पे हमको आंसर राइटिंग करना जी सर। होता है। ये आंसर राइटिंग आपने बोला कि पहले मेंस पढ़ना चाहिए फिर प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। दोनों साथ में करते हुए साथ चलना में चाहिए। करते जी हुए सर। कर सकते हैं। तो जब आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों की पढ़ रहे हैं, जी सर। प्रैक्टिस किसकी करेंगे? मेंस की करेंगे या प्रीलिम्स की जी करेंगे? सर। सर, जो जून से नवंबर तक का टाइम होता है, अक्टूबर लगभग सितंबर टू अक्टूबर तक का टाइम, उसमें आप मेंस को भी पूरा फोकस कीजिए। और उसके साथ-साथ मेंस में जो जो सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, उसके साथ उसके लिए आप प्री का जो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं, या फिर जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली अभी, क्योंकि जून से अक्टूबर, नवंबर तक आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उस टाइम आप मेंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, साथ-साथ अगर दोनों सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, प्री और मेंस में, तो आप प्री का भी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। तो वहाँ से आपकी प्री की भी तैयारी होती जाएगी। इसके बाद फिर जब अक्टूबर नवंबर आता है, तो हमको पूरा प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो प्री पे वहाँ करेंगे। और फिर फ़ेब में प्री होने के बाद तो ऑब्वियसली मेंस पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपका प्रीलिम्स बिगड़ा भी है, तब तक आपको, जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको मेंस पे ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन मेंस दिलाता है। तो मेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मेंस और प्री के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, मेंस पढ़ते-पढ़ते साथ आप उसको प्री के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आकांक्षा जी, एक वर्ड आपने बोला कि अल्टीमेटली मेंस सिलेक्शन जी सर। दिलाता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, बहुत सारे मैक्सिमम व्यूअर हैं, जिनके लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा चीज़ है। यस सर। है भी, बिल्कुल जिनका सर। प्रीलिम्स नहीं निकलता हाँ। उनके लिए इतना बड़ा यस सर। पहाड़ जैसा एक हर्डल है रोड सर, हर्डल यस है। पर फिर भी क्यों कहते हैं कि मेंस पोस्ट दिलाता है या फिर Yes, मेंस sir. से पोस्ट मिलता है? सर। प्रीलिम्स को उतनी तवज्जो क्यों नहीं मिलती है? नहीं सर, बिल्कुल सर, प्रीलिम्स का ये है कि वो आपको एंट्रेंस है, वो आपके लिए एंट्रेंस गेट है, जब तक आप उसको पार नहीं करेंगे, आप मेंस नहीं लिख सकते। लेकिन मेंस क्या है, मेंस के जो मार्क्स हैं, वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। इंटरव्यू का भी मार्क्स मैटर करता है बिल्कुल, लेकिन अगर मेंस में आपने ये ले लिया है, तो अगर आपके इंटरव्यू में थोड़े नंबर ऊपर-ज़्यादा भी होते हैं, कम-ज़्यादा होते हैं, तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो ये है सर, प्रीलिम्स को इग्नोर तो करते हैं बिल्कुल, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो मेन एंट्रेंस गेट है आपका। अगर जब तक आप उसको क्वालीफाई नहीं करेंगे, आप मेंस नहीं लिख सकते। तो प्रीलिम्स को मतलब बहुत ज़्यादा वो तो नहीं करना है, लेकिन कि बिल्कुल अवॉइड नहीं करते हुए जाना है कि हम एक ही महीने पढ़ेंगे, हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जब आपने वही बोली कि जब आप मेंस पढ़ रहे हैं, तो आप प्री के सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेते हुए चलिए, प्री का प्रिपरेशन आपका होते रहेगा। क्योंकि सीजीजीएस तो हमको प्रीलिम्स के लिए पूरा पढ़ना ही है सर, और मेंस के लिए तो मेंस में बल्कि उसके कंपैरिजन इंडिया जीएस हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको सीजीजीएस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्री से डरना नहीं है, पहली बात तो। सर, पहला अटेम्प्ट जैसे मैं बोली थी, तो प्री में मेरे मार्क्स कम हो गए थे। लेकिन सेकंड थर्ड में जब मैं बहुत अच्छे नंबर एज के साथ मैंने अपने सेकंड और थर्ड में प्रीलिम्स क्वालीफाई किया। मार्जिन ये बहुत मार्जिन है सर, 15 टू 20 मार्क्स के लगभग मार्जिन मेरे रहे हैं दोनों अटेम्प्ट्स के, सेकंड 22 और 23 में। तो आपको डरना नहीं है। और मैं जब आप मेंस का एक बहुत अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका प्री काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो पहली बात तो प्री को इग्नोर नहीं करना है, मेंस के साथ साथ उसको तैयारी करते रहनी है। दूसरा, प्री से डरना भी नहीं है कि और बहुत इजी में भी नहीं लेना है कि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्योंकि आपको एंट्रेंस वही दिलाने वाला है। और हम जब इग्नोर करते हुए जाते हैं, प्री के जीएस को हो गया या फिर सी सेट को हो गया, तो हम फाइनल तो मेंस बैठ ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मेंस स्ट्रांग रहने से को मतलब मेंस का स्ट्रांग रहेगा, तो आपको प्री में बेनिफिट करेगा, लेकिन प्री को भी आपको साथ में लेते हुए चलना है। बिल्कुल। ओके। एक जो इससे सवाल अराउज होता है वो ये है कि मान लीजिए आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी करते करते आपका हुआ कि आपने कहा कि उसके साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है ना? और मेंस की तैयारी आप जब शुरू से शुरू कर रहे हैं, तब उसी समय से आप आंसर लिखना चालू कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब पहले तो आप कर भी सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट पहले मुझे लगता है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट की जो सिलेबस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि शुरू बार में जब आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। और
देख-देख के लिखेंगे, तो इससे बेटर है कि अब एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कोचिंग में आप हैं, तो उस टाइम आपका कोचिंग में कंप्लीट होते जा रहा है सिलेबस, आप टेस्ट दिलाएँगे, तो टेस्ट में आप लिख रहे हैं। उसके बाद जब आप उसको फिर सेकंड टाइम रिवाइज़ किए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, आप एक अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअली भी जो प्रीवियस ईयर के आंसर है उसको उसके बाद लिखना स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले ही अटेम्प्ट में मतलब पहले ही जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, आज एक टॉपिक पढ़ा और उसका आंसर लिख लिया, ऐसा नहीं, मुझे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। एक बार आप जब सिलेबस पढ़ लेते हैं, आपको एक सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उसके बाद फिर आप उसको अपने वर्ड्स में जब लिखने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी अगर कोई आदमी जून वगैरह में पढ़ाई चालू करता है जी, कि सर। मुझे अगले बार का पेपर हाँ। निकालना है, तो उसको कब तक की आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? क्या प्रीलिम्स के पहले कर देनी चाहिए या फिर जब उसका प्रीलिम्स निकलता है फिर आंसर राइटिंग करना चाहिए? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने एक बार कोचिंग करने के बाद आप फिर से जून में स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप आंसर राइटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि या फिर आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे आपने आज इंडियन हिस्ट्री का कोई पोर्शन पढ़ा, उसके बाद आप शाम को 1 घंटे निकाल लीजिए, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उससे देखिए कि क्या क्वेश्चन्स आए हुए हैं पिछले सालों में या कहीं के टेस्ट सीरीज़ दिला रहे हैं, तो वहाँ क्या क्वेश्चन्स हैं, उसको आप लिख सकते हैं। या फिर आप अगर जून के टाइम से ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी दिला सकते हैं उस टाइम पे और सिलेबस पढ़ते-पढ़ते आप टेस्ट सीरीज़ भी दिलाइए उसके साथ, तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उससे भी हो जाती है। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ टेस्ट सीरीज दिलाना है जो हाँ। आपकी आंसर राइटिंग की कंप्लीट करा करा देगा। देंगे। जी सर। ठीक है। मेंस में अप्रोच कैसा होना चाहिए कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जी प्रीलिम्स सर। आपका निकल गया और आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उस समय पे कुछ रिटन नोट्स होने चाहिए, बनाना जी चाहिए? सर, बिल्कुल। सर मेंस का जो 4 दिन का हमारा जो मेन पेपर का शेड्यूल होता है, वो इतना हेक्टिक होता है कि हम पूरा जो हमारे लेंथी-लेंथी नोट्स हैं, बुक्स हैं, हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते। हुँ, तो जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिलॉसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और साइंस के हैं, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। हुँ, जब आप पढ़ते-पढ़ते 1 बार 2 बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो कीवर्ड्स हैं उसको लिख लीजिए हुँ, और कीवर्ड्स जो हैं वो आपको लास्ट टाइम पे फिर रिवीज़न करने के लिए 2 घंटे में रिवाइज़ करने के लिए वो बहुत हेल्प करेंगे, ताकि आप उन कीवर्ड्स को लिख के आएँ, तो आपका आंसर इम्प्रूव लगे, अच्छा लगे और जो डिमांड है क्वेश्चन्स की वो आप फुलफिल कर पाएँ। तो इसके लिए आपको वही करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और हैंड नोट्स जो होते हैं वो सर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कि हम लोग जो बुक्स में पढ़े हुए होते हैं वो उतने अच्छे से याद मतलब कभी-कभी हमको नहीं हो पाता है, वो लेकिन बुक का अपना हाँ, लिखा हुआ है। उसको आप अपने वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो वो आपको जल्दी याद होता है और उसको रिवीज़न करने में भी आसानी होती है, तो राइट, नोट्स बनानी चाहिए सर बिल्कुल मेंस के ओके। लिए। कैसे बनाना चाहिए नोट्स? नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है? जी सर। सर नोट्स के लिए आप अगर आप कोचिंग के थ्रू बना रहे हैं तो भी ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अगर कोचिंग में भी आपने बनाया है, तो मैं बोलूँगी कि उसका एक शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स आप बना लीजिए, जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीज़न करने के लिए बहुत हेल्प जो करेगा। वहाँ पे लिखा रहे हैं हाँ, उसी में से निकाल उसमें के। से जो कीवर्ड्स हैं उसको पूरे लाइन्स को मत लिखिए आप, हुँ, क्योंकि पूरे लाइन्स का प्रैक्टिस तो आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या टेस्ट दिलाएँगे, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, जैसे बायो हो गया और इकोनॉमिक्स है, उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो उसका आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। आप पढ़ते-पढ़ते भी आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। जब आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि मन में याद हो गया नहीं, कुछ पढ़ा उसके बाद बोल दिया हवा में, ये नहीं। आप लिखते-लिखते हुए उसकी A4 साइज़ का एक पेपर ले लीजिए, उसमें लिखते हुए प्रैक्टिस और बिल्कुल लैंग्वेज के लिए तो ये करना ही है, क्योंकि जो मात्राओं की गलती होती है, त्रुटि वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, वो सब उससे रिज़ॉल्व होती हुई चलती हैं। तो लिखते हुए भी करनी चाहिए और साथ में नोट्स बनाने के लिए आप अगर कोचिंग से बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है या एक बार आप पूरा 2 बार आप जब अपने नोट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हुँ, हुँ। बुक से जैसे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं आप, तो बुक में भी हर चीज़ को आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, 4 लाइन उसके किसी टॉपिक के बारे में दिया है, तो जो मेन कंटेंट्स है उसका ईयर हो गया या जिसको आप भूल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को कॉपी पे नोट करते हुए चलिए। उसी टाइम पे जब जी आप सर। पढ़ रहे हैं हाँ, तब। पढ़ रहे हैं तो। आप फर्स्ट रीडिंग में मत कीजिए, जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तब उसका बनाते हुए चलिए। ओके। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था, जब आप आंसर दे रही थी, तो 1-2 वर्ड्स मेरे दिमाग में स्ट्राइक किए। वो ये था कि आपने बोला कि पेपर 6 का फिलॉसफी और जी सर। सोशियोलॉजी बोलो पेपर 6 था। साइंस बोले वो पेपर 4 4 है। था। जी सर। जो सेकंड आपके पेपर्स होते हैं, जी जैसे सर। पेपर 2, हाँ। पेपर 4, पेपर 6,
इनके लिए शॉर्ट नोट्स या फिर मॉर्निंग में जो पेपर होते हैं, पेपर 3, पेपर 5, इनके लिए भी शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ज़रूरी नोट तो है? वैसे सभी पेपर्स के लिए बना सकते हैं, बट जैसे हिस्ट्री वाला पेपर 3 जो पेपर है मॉर्निंग में होता है, हुँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएँगे तो भी वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस इतना वास्ट है पेपर 3 का। तो आप उसके लिए, क्योंकि हम उसको प्री में भी पढ़ते हैं, तो हम इतने बार उसको पढ़ चुके होते हैं, उसके लिए आप अब नहीं भी बनाएँगे तो चलेगा। आप चाहें तो, अगर उसमें बनाना चाहें तो ईयर्स हैं कुछ, उनको बना सकते हैं, हुँ, या जो कीवर्ड्स हैं उसके बना सकते हैं। बाकी पेपर जो सेकंड हाफ में होते हैं उसके लिए तो मैंडेटरी आपको बनाना ही चाहिए, क्योंकि जब 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, तो उसमें आपको रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्प करता है। जैसे ऐसे कभी पेपर नोट्स 4, बनाए थे? ऐसे के लिए सर नोट्स तो नहीं, हाँ, मतलब नोट्स जैसे कुछ-कुछ के लिए तो मैं प्रैक्टिस की थी, तो सारे पूरे ऐसे लिख के की थी। इसके अलावा ऐसे के लिए बनाना चाहिए सर जिसमें जो डेटा है हमारे, करंट अफेयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, ये सबको हम लिखते हुए नोट्स बना लिखे सकते हैं। होंगे, जी ठीक सर, है, ये बना सकते हैं। ठीक है। बढ़िया गए थे इस बार ऐसे? यस सर, बट ऐसे में थोड़े मार्क्स कम हो गए। थोड़े आसान। यस कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लग रहा है कि बढ़िया मार्क्स आए हैं, मतलब जैसा आपने बनाया सर, वैसा? जैसा यस सर। तो बस तो पेपर थोड़ा लेंदी था, तो वो अब जब आरटीआई कॉपी आएगी तो शायद समझ में आएगा, तो अच्छे से शायद ही समझ चलेंगे। में आ जाएगा। बट सर लैंग्वेज ठीक है, 120 मिले हैं लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया मार्क्स और है अभी तो। इसके अलावा सर पेपर 6 भी जैसे जो हार्डनेस थी पेपर की उस हिसाब से 96 मार्क्स हैं, तो ये भी वो बहुत ठीक अच्छा है। है, हाँ, अराउंड क्योंकि 100 है। यस सर, क्योंकि उस इस बार का पेपर थोड़ा टफ था, और मतलब एनालिटिकल बहुत ज़्यादा था, तो बहुत लोग अप्रोच नहीं कर पाए थे उसपे, हुँ, तो हुँ। उसमें मार्क्स ठीक लग रहे हैं सर। बाकी ऐसे के मार्क्स से मैं थोड़ी अनसैटिस्फाइड हूँ। कितने वो आए हैं ऐसे अभी में? 109 मिला है सर, वो काफ़ी कम है। 109 यस वो सर। 120 के ऊपर होना यस था? सर, हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है। लास्ट ईयर क्योंकि 120 मिला था, जबकि मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पाई थी, और इस 4 के बार मैं 4 चला। निबंध लिखे थे यस पूरा? सर, 4 कौन-कौन से लिखे थे। लिखे थे? फिर वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में, हुँ, और क्लाइमेट चेंज लिखी थी। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में मैंने लिखा था सर, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ वाला जो बजट से टॉपिक था, रिलेटेड जो बजट था। का जो टॉपिक हाँ था, जी। यस। और छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण की संभावनाएँ जो थी, उनको लिखा था सर। ये सबसे अलग टॉपिक था। ये चौथा वाला टॉपिक हाँ, जो था औद्योगिकरण, उद्योग की संभावनाएँ, यस सर। उद्योग की संभावना, क्योंकि 4 टॉपिक थे, यस सर। एक बजट का था, हाँ, विकसित बजट का भारत, एक विकसित पर्यटन छत्तीसगढ़, था। एक पर्यटन था, पर्यटन था। एक कला और कला संस्कृति में संस्कृति बचाना विभाग, कुछ था, जी सर। और चौथा ये औद्योगिक औद्योगिक, औद्योगिक की यस सर। संभावना है। आपने ये चौथा निबंध यस चूज़ सर। किया था। तो उस समय ऐसा कुछ होता है जब आप निबंध लिखते हैं कि आधे में समझ में आए कि ओह शिट! मैंने कौन-सा टॉपिक चूज़ कर लिया? सर, ऐसा तो नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मैं पहले इस बार की थी, जो शुरू के ऐसे के लिखने के पहले 10 मिनट मैंने पूरा टाइम दिया था कि मैं इसमें क्या-क्या टॉपिक्स लिखने वाली हूँ, हुँ, किसका मेरे पास डेटा ज़्यादा है। फिर पर्यटन और उद्योग वाले टॉपिक में मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी कि मैं किसको चूज़ करूँ। लेकिन पर्यटन के उतने रिसेंट डाटा मेरे पास नहीं थे, तो हाँ, मैंने उद्योग को सोचा, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा एरिया कवर कर पा रही थी। हुँ, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिस पे मैं लिख सकती थी। तो वो 10 मिनट पहले मैं सबको बोलूँगी सर कि ऐसे लिखने के पहले हमको एक 10 मिनट लेना चाहिए, हुँ, और आप या तो पेपर के लास्ट में या फिर क्वेश्चन पेपर में आप एक उसका एक वो बना लीजिए, आउटलाइन बना ब्लूप्रिंट, लीजिए, हाँ, ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें लिखनी है। हुँ। ताकि जब लिखें तो वो चीज़ें आपके आंसर्स में, आपके एसे में होनी चाहिए। ये ये 10 सर। मिनट में पूरा चारों का चारों निबंध डिसाइड होता है या हर निबंध के पहले 10-10 मिनट लेना चाहिए? ये आपके ऊपर, जैसे सर, जैसे अभी के जो टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक्स तो पहले से प्रिपेयर किए हुए ही थे। हुँ, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं उनको बार-बार रिवाइज़ करके गई थी। वन नेशन ओके। वन इलेक्शन है, क्लाइमेट चेंज है, हुँ, और ये बजट वाला जो टॉपिक था, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़। हुँ। तो उसके ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सर। तो 10 से 15 मिनट में मैंने सारे टॉपिक्स के बना लिए थे। अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक आता है तो फिर उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि उसके लिए कंटेंट सोचना ये सर, पड़ता है। कंटेंट सोचना पड़ता है, बिल्कुल। मेंस के बाद पढ़ाई होती है? तो उतने अच्छे से तो नहीं हो पाती। अगर नहीं हो मेंस अच्छा पाती है। गया तो फिर तो नहीं हो पाती है। अच्छा मेंस खराब गया तो तो फिर अपने आप को पुश करना पड़ता है कि पढ़ना नहीं, ही मुझे देना पड़ेगा। है टाइम। हाँ। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। यस सर। जब प्रीलिम्स नहीं हो पाता है तो वो जो फरवरी से लेकर के एक आगे जून तक का हुँ। फेज़ होता है। शायद उस समय बहुत कम लोग पढ़ाई यस करते सर। हैं, है ना? उस समय पे किसी को भी क्या करना चाहिए? सपोज़ यस सर। आपका प्रीलिम्स हुँ। किसी कारणवश नहीं हुँ। निकलता है, आपको क्या अप्रोच करना यस चाहिए? सर। सर, आप जब प्रीलिम्स दिला के आते हैं, हुँ, तो आपका अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए आपके माइंड में कि मेंस देना है। हुँ, इस बार नहीं देंगे तो अगली बार देंगे, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स आपको एक दिन निकालना है, अगली बार मेंस देना ही है। राइट। तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। प्रीलिम्स जैसे आप दे के आते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। हुँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही कंटिन्यूटी अपने आप में नहीं बना पाएँगे, तो आप बिल्कुल उस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जा रहती हैं, हुँ, जो मेंस वालों के लिए, तो आप उसको ले लीजिए मेंस की टेस्ट सीरीज़,
और उसके सिलेबस के हिसाब से फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलिए। ठीक है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सर, टेस्ट कंटिन्यूटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प हेल्प करता है। तो जो मैं तो उनका टाइम हाँ, टेबल है उसके पीछे-पीछे उसके चुपचाप हिसाब से पढ़ते रहो। चलते रहिए। हाँ, और अपना एक्स्ट्रा आप अदर टॉपिक्स को भी दे सकते हैं, जैसे हमारा करंट अफेयर्स है और ऐसे के लिए है, आप डेली निकाल लीजिए। और लैंग्वेज लैंग्वेज तो आपको डेली देना ही है, डेली टाइम देना है। मीनवाइल इस टाइम पे कोई पेपर आ जाता है, जी सर। व्यापम का हुआ व्यापम है, का। किसी और का हो गया, तब इंसान को क्या सोचना जी चाहिए? सर। सर, इसके लिए भी मैं बोलूँगी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़ें, कि अगर आपको है, आपके पास टाइम है कि आपको सीजीपीएससी क्लियर करना है और इसी में सिलेक्शन लेना है, तब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही अगर व्यापम आता है तो ये एडवांटेज हमको मिलता है वहाँ पे, क्योंकि हमने प्री अभी भी दिलाया है। तो हमारे उसी मोड में रहता है, हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर रहता है, तो हम बिल्कुल वन डे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका है कि आपको अभी बहुत बहुत जल्दी पोस्ट लेना है, तो आप एक टाइम का ब्रेक लेके मेंस के जो सिलेबस है उससे ब्रेक लेके आप उस वन डे के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए पर्टिकुलर कोई किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम है जैसे, तो आप उसके लिए पढ़ लीजिए। 15 दिन 20 दिन जो जितना भी टाइम आपके पास है उसके लिए पढ़ के फिर प्रॉपर आप दे सकते हैं। सफिशिएंट है 15-20? मैंने तो ऐसा किसी व्यापम के एग्जाम को टारगेट नहीं किया है, बट वो सिलेबस के हिसाब से होगा, क्योंकि जनरली जीएस का और जो मैथ्स वाला सेगमेंट है तो वो तो हम प्री के साथ कंप्लीट कर चुके होते हैं। और इंडिया जीएस भी हमारा प्रिपेयर रहता है। तो व्यापम के जो किसी डिपार्टमेंट का जैसे क्वेश्चन हो, मतलब पेपर हो रहा है, तो उसमें जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है तो पर्टिकुलर उसके एग्रीकल्चर के लिए रहेगा, या मंडी वाला है तो उसके 2 अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे। तो आप उसको अलग से टाइम देके पढ़ सकते हैं उसके लिए। अपने मेंस की पढ़ाई को रोक करके? मेंस की पढ़ाई है सर, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आपको लगता है कि मुझे ये व्यापम ही के थ्रू ये पोस्ट लेना ही है, तब आप वहाँ पे अपनी मेंस को ब्रेक करके आप बिल्कुल उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप नहीं किए थे? नो सर, मैं तो व्यापम के लिए मतलब ऐसा सच बिल्कुल टारगेटेड नहीं थी। राइट, मतलब आप रेडी थे कि 1 साल बाद भी रिजल्ट आएगा, फिर भी मेरा पूरा इसी पे ध्यान जी सर। रहेगा। ये जो इतनी बड़ी जर्नी बट होती है। बीच-बीच में मैं देती थी सर, बिल्कुल एग्ज़ाम दी थी। हाँ, जैसे हाँ। फर्स्ट प्रीलिम्स के बाद ही फूड इंस्पेक्टर फूड वाले ही एग्ज़ाम इंस्पेक्टर हुआ का था। रहेगा। तो मैं वो दी थी सर। और ऐसे बीच-बीच में मैं मतलब व्यापम कंटिन्यूटी मतलब कुछ-कुछ साल का देते रहती थी, बट ये नहीं था कि ऐसा व्यापम में ही सिलेक्शन लेना है या अभी एक पोस्ट ले लेना है, ऐसा नहीं था सर। ठीक है। मतलब आप व्यापम नहीं भरे थे, तो ये जो 2-3 साल का गैप होता है, जी जिस सर। टाइम पे 365 मल्टीप्लाई हाँ। बाय 3 डेज़, यस यानी सर। लगभग 1100 के आसपास दिन होते हैं। या अगर एक बार में भी कोई निकाल दे तो कम से कम हाँ। 365 दिन तो दिन हैं, होते हैं, जो जी उसको सर। टाइम लग रहा है। इस टाइम पे हर दिन एक बराबर तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है सर। ना? कुछ टाइम पे ऐसा फ़ील होगा कि अब नहीं अब निकलने छोड़ वाला देते हैं, पेपर, यस अब सर। छोड़ देते हैं। ये इस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोटिवेशन, यस सर। वो कैसे मिलता है? तो पहला चीज़ तो आपका सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये अचीव करना ही है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका वहाँ से आता है। जी। इसके साथ-साथ आपके पेरेंट्स आपके मोटिवेशन हो सकते हैं, कि हमें उनके लिए करना है। और मेरे लिए तो सर सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मदर ही रही हैं। मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। तो उनको था कि मेरी बेटी अच्छी जगह पे जाए सिलेक्शन, और लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनकी आँखों में मैंने जो आँसू देखे थे, तो वो मेरे लिए बहुत एक मतलब मोटिवेशन जैसा था, या वो था, मैंने उस दिन अपने आप में डिसाइड किया था कि ये आँसू मैं दोबारा नहीं आने दूँगी उनकी आँखों में। तो उसके बाद तो ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती हैं कि मुझे अपने फैमिली वालों के लिए करना है, अपने लिए करना है। पहला चीज़ तो आपका सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने आस-पास ऐसे पॉज़िटिव लोगों को रखिए जो आपको आपकी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं उसको याद दिलाएँ, आपकी जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं उसको याद दिलाएँ, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए आपके पास जो आपको नेग्लेक्टेड फ़ील कराएँ या बहुत लो फ़ील कराएँ। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल, नेगेटिव लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लेना है। पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना है, जिन्होंने पहले सिलेक्शन लिया हुआ है उनके कॉन्टैक्ट में रहना है। जी। और जो गाइडेंस देंगे उसको फ़ॉलो करते रहना है। इसके साथ-साथ सर, आप अपनी कोई हॉबी है तो उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, तो दिन का एक टाइम देके या वीक में कभी आप उनके साथ जा सकते हैं। किया जा सकता है, यस सर। संतुलन बना के रखना रखना है। है, बिल्कुल। यस सर। अगर आप कहीं दोस्तों के साथ जा रहे जा रहे हैं और हैं। बात-वात कर हाँ, रहे हैं, तो उस समय पे वापस पढ़ने आना पढ़ने है, आना इसको है। भी यस अपने सर। को हाँ, जमा करके रखना रखना है। पड़ेगा। ठीक। जब मेंस के बाद, एक तो हम मेंस के बाद पढ़ाई होती है नहीं इस टॉपिक पे थे, और वापस हम आ गए थे कि पीएससी और व्यापम क्या चीज़ें होती है, फिर कंटीन्यूअस मोटिवेशन पे हम थे। उस टाइम पे जब पढ़ाई नहीं होती है मेंस के बाद, और आपको जाना होता है इंटरव्यू, यस सर। है ना? तो
तो जब इंटरव्यू जाते हैं तो उस समय भी कुछ ऐसे स्टैटिक पोर्शन के सवाल होते हैं, ये कैसे क्लिक कर जाता है कि वापस तैयारी करनी पड़ती है इंटरव्यू के लिए कुछ? ये सर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप स्टैटिक के पोर्शन को कर सकते हैं जब मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जो गैप रहता है, हुँ, उसमें भी आप मैं बोलूँगी जैसे हम लोगों ने इस बार किया था, हम लोगों ने 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना लिया था और हम हुँ, लोग टॉपिक डिसाइड करके आते थे। पहले हम करंट अफेयर्स को तो डेली बेसिस पे करते थे, स्टैटिक का भी कुछ पोर्शन हो गया, जैसे सीजी कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, हुँ, कुछ बोर्ड्स में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और सीजीजीएस, हुँ, सीजीजीएस को भी आपको एक बार कंप्लीटली करना है। तो राइट, आप टॉपिक, टाइम, ड्यूरेशन डिसाइड करके अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप कर रहे हैं, तो एक बना लीजिए कि आज हमको ये टॉपिक कवर करना है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। और हुँ, बाकी मैं बोलूँगी स्टैटिक में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो हमारे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। तो आप वहाँ पे फैक्चुअल अगर आपको कोई क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा है, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि आपने प्रीलिम्स, मेंस निकाल के आप आए हैं, तो आपका नॉलेज तो अच्छा होगा ही। तो आप अगर 1 आध 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। हुँ, लेकिन इसके लिए ये भी है कि आप थोड़ा प्रिपेयर है, आपके पास टाइम है तो आप रिवीज़न कर सकते हैं क्योंकि जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वहाँ पे आप सॉरी बोलेंगे तो वहाँ पे आपका गलत इमेज जाएगा। हुँ, तो बिल्कुल आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और सीजीजीएस इन सबको इंटरव्यू के लिए भी प्रॉपर रिवीज़न कर सकते हैं। रिविज़न कर जी सकते सर। हैं। सेल्फ के लिए क्या तैयारी करनी होती है? अपने बारे में जी क्योंकि सर। वहाँ एक डेफ हाँ, फॉर्म जाता जी है, सर। उसमें क्या-क्या तैयारी करनी होती है? डेफ रहता है सर, उसमें हमारा पहली चीज़ तो हमारा नाम रहता है, पेरेंट्स के नाम पे पिताजी का या माताजी का मतलब पिताजी का नाम रहता है। हुँ, और उसके बाद फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना रहता है। हुँ, आपका जो कास्ट है उसको मेंशन करना होता है। फिर स्टडीज़ आपने जो-जो की हैं, हुँ, 12th का फिर ग्रेजुएशन और उसके फर्दर अगर आपने और कोई स्टडीज़ की है वो। इस दौरान आपको अगर कोई अचीवमेंट्स रही हैं आपकी, हुँ, उनको मेंशन करना होता है, अपनी हॉबी। अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब के बारे में आपको डिटेल देना होता है। ये इतना सारी चीज़ें डिटेल होती हमको हैं। जी देना सर, होता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। इससे सवाल आते हैं? जी सर, बिल्कुल। और आपका एक प्लेस का भी रहता है कि आप कौन-सी जगह से हैं, वो भी रहता है। तो कभी-कभी कई बोर्ड में ये होता है कि आपके डेफ से ही स्टार्ट करते हैं कि आपका नाम का पर्यायवाची क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, हुँ, आप जहाँ से आए हैं उनके विधायक कौन हैं, या उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन की उससे हिस्ट्री रिलेटेड करके पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद फिर एजुकेशन का जो आपका रहता है, ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट, हुँ, उससे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। कि आपने ग्रेजुएशन में जो भी आपका स्पेसिफिक रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप या साइंस से हैं, तो उनसे हुँ, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हॉबी से भी, अगर आपका कोई बहुत यूनिक हॉबी है, तब तो उससे बिल्कुल क्वेश्चन एराइज़ पक्का होते ही आएगा, हैं। राइट। ऐसे रहते हैं सर, बिल्कुल डेप्थ से भी क्वेश्चन आपका रहते हैं। हॉबी क्या था? तो मैंने डांसिंग डाला हुआ था, ये तो यूनिक नहीं हुआ। यूनिक नहीं था। नहीं है क्वेश्चन। तो शास्त्रीय नृत्य से पूछे गए थे सर क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य ये से। सर। और जो आपकी जगह, प्लेस, टाइप से ये सर। रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे? तो डेफ से इस बार में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे। हुँ, लास्ट ईयर की इंटरव्यू में थे कि आपका नाम आकांक्षा है, तो आपकी क्या आकांक्षाएँ हैं? और आकांक्षा के पर्यायवाची जैसे हुँ। इसमें क्वेश्चन्स पूछे गए थे, जो बेसिक्स थे। और बाकी रतनपुर के बारे में थोड़ा बहुत ये वही ऐसे वाली बात बेसिक। है कि जी आपका सर। निवास स्थान निवास कहाँ है, वहाँ स्थान से के बारे क्वेश्चन में, ये सर। आएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी बहुत ही स्पेसिफिक है, तो उससे भी क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी हो गया, 15 15 अगस्त हो गया, अगस्त, ये 26 सर। जनवरी हाँ, ऐसा हो संविधान सकता दिवस के पर है, ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक है तो। है। हुँ, हुँ। ये सर। वो एक इस बार घटना नहीं कहेंगे पर ऐसा कुछ हुआ था कि इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया था, जी सर। है हाँ, ना? इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था आपके और आपके ग्रुप में? यस सर। तो सर ये सबका था, एक मोटिवेशन बिल्कुल कम हो गया था जब रिज़ल्ट आने के बाद मेंस का जैसे रिज़ल्ट आया, फिर उसके टाइम भी अनाउंस हो चुके थे इंटरव्यू के, तो बहुत एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अब इतने टाइम बचे हैं, तो बहुत जो तैयारी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि इतने दिन में कवर करना है, मॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हुँ, उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुआ तो फिर से एक डिमोटिवेशन, मतलब डिमोटिवेशन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक फिर से टाइम कब आएगा वाला, और उस ड्यूरेशन में फिर दीपावली भी आ गई थी। तो हुँ, सब लोग बिल्कुल मतलब तैयारी से थोड़ा ऑफ हो गए थे कि अभी तक आ ही नहीं रहा है डेट। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था एक बार, मतलब 15 से 20 दिन बाद आया था न्यू डेट जो है। तो उस समय थोड़ा तो इफ़ेक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद फिर भी वही हम लोगों ने ग्रुप में कर रहे थे प्रिपरेशन, तो हमने उस दौरान भी तैयारी जारी रखी थी सर, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको तो इंटरव्यू देना दिवाली ही नहीं था। मनाए थे आप लोग? मनाए थे सर बिल्कुल। उसके उसके साथ बाद तैयारी कर हाँ, रहे थे। दीपावली के टाइम पे 3-4 दिन ब्रेक, उसके बाद फिर से किया था उसके सर। बाद हाँ, फिर से वापस तैयारी कर स्टार्ट रहे हो थे। गई जी थी। सर। जब कोई पर्सन होता है वो इंटरव्यू देने जाता है या जा रहा है, कितनी होप होती है उसके साथ? कितने लोगों की होती है? आपके साथ
आपकी अपनी सबकी ज़रूरत होप्स जुड़ी होती हैं सर। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो तो बहुत मतलब जब वहाँ पे आप जाएँगे सर लोक सेवा आयोग के सामने जब आप खड़े होते हैं, स्पेशली जब आप पेरेंट्स के साथ गए हैं, वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है, इतना प्राउड फील आप खुद भी करते हैं, पेरेंट्स भी इतना प्राउड फील करते हैं। जब मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू था, हुँ, उस टाइम पे जब मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हुई, मेरी मम्मी मतलब साथ में मम्मी भी गई थी, तो वो दूर से देख रही थी। जैसे ही मैं पूरी रेडी हो गई, शी स्टार्ट क्राइंग। मैं बोली, "मम्मी मेरे लिए आज इतना बड़ा दिन है, आप रो क्यों रहे हैं?" तो हुँ, वो मतलब वो बोलने लगी कि आज तुम्हारे पापा होते तो कितने खुश होते, तुम मेरे को ऐसी जगह इतनी बड़ी जगह लेके आई हो, यहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है आना और मतलब यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक अचीवमेंट होती है, ऐसे करके तो वो रोना स्टार्ट कर दी थी। ऐसे ही सबके पेरेंट्स के साथ होता है सर, कि बहुत सारे लोग आपके पेरेंट्स के तो हैं ही, इसके साथ-साथ जो आप जिनसे आपने गाइडेंस ली है, आपके जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं या जो आपके मेंटर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सबकी एक रहती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ये इतना अच्छा कर रही है और बिल्कुल इसका सिलेक्शन हो जाए। तो वहाँ पे सिर्फ़ आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे होते, उन सबकी जो आपके साथ जुड़ी हुई आकांक्षाएँ हैं, उनको भी रिप्रेज़ेंट करते हैं सर। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं डर लगता है? यस सर, बिल्कुल लगता है। बहुत लगता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ज़्यादा लगा था, सेकंड में नहीं लगा था सर, आदत हो थोड़ा गई कम कि लगा था। सब फिर वही है, वही होंगे, हाँ, वही जा रहे हैं। थोड़ा लगा, फर्स्ट दो अटेम्प्ट में ज़्यादा था सर। दोनों इंटरव्यू में बोर्ड अलग-अलग थे? नहीं, दोनों में सेम बोर्ड ही मिली थी मुझे। सेम बोर्ड यस थे, सर। सरिता के मैम का हाँ, बोर्ड था सही दोनों में, यस सर। राइट। ये जब इंटरव्यू की जो तैयारी होती है, इस समय पे आपका पर्सनैलिटी कितना मैटर करता है? जी सर। जानकारी, नॉलेज के बारे में तो हाँ, हमने बात कर लिया, यस सर। पर्सनैलिटी कितना मैटर करता है? सर बहुत मैटर करता है, जैसा मैं पहले भी बोली कि नॉलेज का टेस्ट से ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। हुँ, तो वहाँ पे आप अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। हुँ, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने क्विकली डिसीजंस ले पाते हैं, कंडीशंस कैसे आप हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ों का भी टेस्ट होता है। वहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं, आपके जो बोलने का ढंग है, हुँ। आपकी भाषा शैली कैसी है, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। कैसा होना चाहिए भाषा शैली? जैसे कोई इंसान है जो जी बात कर सर। रहा है, कंफर्टेबल वर्ड बोल दिया, हाँ, हिंदी कह रहे हैं और मैं कंफर्टेबल हूँ, जी है सर। ना? अब इसमें हिंदी वर्ड हो गया इसका मैं सहज हूँ। जी सर। तो आपको उस समय पे दिमाग ये रखना रहता है कि मैं सहज हूँ बोलूँ या सब कुछ मुझे स्वीकार है जी या सर। आई एक्सेप्ट ऐसा करके हाँ, हिंदी कर रहे बोल हिंदी सकते हैं इंग्लिश सर बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड करके क्योंकि कई-कई टाइम पे ऐसा होता है कि जो हिंदी के कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, बहुत हुँ, कठिन शब्द हैं, वो हुँ, हमको याद नहीं आ पाते हुँ, हैं। और वो लोग भी इवन इंटरव्यूअर्स जो भी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पूरा-पूरा हिंदी में ही बोल रहे हैं या पूरा-पूरा इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। हुँ, वो लोग भी ये कंबाइन मतलब एक नॉर्मल बातचीत कन्वर्सेशन होती है, तो वहाँ पे वो उतना चलता है, लेकिन आप एकदम बहुत ज़्यादा ही जो नॉर्मल शब्द हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके या बहुत उसके लिए कठिन शब्द ना बोले तो ज़्यादा बेटर। आपकी भाषा शैली सहज होनी चाहिए, हुँ, स्पष्ट होनी चाहिए। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, जनरली हिंदी में ही हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया जाता है सीजीपीएससी का। हुँ। अगर आपको सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पूछा जा रहा है और आपको इंग्लिश में आंसर आता है, तो आप बिल्कुल उनसे परमिशन लेके आंसर दे सकते हैं कि सर मुझे ये इंग्लिश में बन पाता है, मैं इंग्लिश में दूँगी। मतलब अगर कोई हाँ, डेफिनेशन वो पूछे और पूरा डेफिनिशन इंग्लिश में वगैरह आपको आपको बोल रहे इंग्लिश हैं में तो आप पता है, तो आप इंग्लिश परमिशन लेके बोल सकते हैं। या अगर उन्होंने कभी-कभी इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ज़्यादा ये होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, तो फिर आप इंग्लिश में ही आंसर दें। ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपकी भाषा शैली स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप बोल रहे हैं उसके लिए स्पष्ट उसका उच्चारण सही हो हुँ। और मृदुभाषी होने चाहिए। सर बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं दिखना चाहिए। जब रिज़ल्ट आया, जी उस सर। दिन क्या स्थिति थी? कहाँ पे थे आप? मैं घर में थी सर इस बार। घर में जी थे, सर। इस बार घर में थे, हाँ। पिछले बार रिज़ल्ट में कहाँ थे? लास्ट ईयर मैं यहीं थी सर हुँ, बट वही मतलब स्पेशली मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि पूरा ध्यान इधर रहता है, तो फिर वो इस बार बुला ली थी, तो मैं घर पे थी सर इस घर में बार। बढ़िया नेटवर्क था, जी रिफ्रेश हो सर, रहा हाँ, था, बिल्कुल था। तो वो खुद देखे या कहीं से पता चला? नहीं, मेरी एक सिस्टर है जो अभी खुद प्रिपेयर कर रही हैं, तो उन्होंने पहले मैं 5 मिनट पहले ही वेबसाइट चेक की थी, तो नहीं आया था। फिर 9:42 43 में उन व्हाट्सएप में मैसेज की कि दीदी कांग्रेचुलेशंस यू गॉट 43 रैंक। मैं बोली रुक जाओ रिजल्ट तो आने दो। तो वो बोलती नहीं आ गया मैं तो देखी और वो कहीं पे अपलोड नहीं हुआ था उस टाइम पे। फिर उसका मैसेज आ ही रहा था, मैं तुरंत से वेबसाइट पे गई और पीडीएफ डाउनलोड की, फिर मेरे हाथ काँप रहे थे बिल्कुल। फिर स्क्रॉल किया 43 पे नेम दिखा, मैं पूरे मार्क्स वगैरह नहीं देखी थी, नाम देखी, डेट ऑफ बर्थ देखी, फिर तुरंत से मम्मी को बोली कि मम्मी रिजल्ट आ गया एंड आई गॉट 43 रैंक।
तो फिर वो बहुत खुश हो गई। उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली सबके कॉल्स, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे। तो 28 अक्टूबर की रात में सोने को मिला था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, एक भी नहीं 2-3 सोई? बजे नहीं, तो लगभग 3 बजे सो के फिर 6 बजे उठ गई थी, ऐसा था। बाकी अच्छा, कॉल मैसेजेस जो 3 कंटिन्यू। घंटे का सोना हुआ था वो ये भी प्रॉपर नहीं सर, हाँ, नींद तो नहीं वैसे था। भी नहीं आ रही थी सर, बिल्कुल 6 बजे सर। उठे थे, फिर मैसेज रिप्लाई हाँ, किए, हाँ, कॉल बिल्कुल। रिप्लाई की। ये यस। कितने दिन तक चला ये? चल ही रहा है? सर अभी अब थोड़ा कम, अब अब बिल्कुल कम। कम हो गया सर। मतलब जो शुरू के 3 दिन थे, फर्स्ट डे पे जब रिजल्ट आया, तो उसके बाद जब पोस्ट आई तब सर, तो 3 दिन कंटिन्यूअसली जो 28 को रात से जो स्टार्ट हुआ था, वो 29-30 लगभग 30 तक, 30 की रात तक सर जाता था। यस सर। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं क्योंकि मोस्टली हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि प्रीलिम्स के लिए क्या यस पढ़ाई सर। होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या होना चाहिए, मोटिवेशन क्या होना चाहिए, कुछ बुक लिस्ट के बारे में यस हमने सर। जान लिया। जो जनरली सिर्फ़ कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर मैं इस बात को देखूँ तो 2 लाख या 3 लाख अगर फॉर्म भरते हैं या 1.5 लाख के आस-पास फॉर्म भरते हैं, इनमें से 3000 या इसके आस-पास के लोग मेंस मेंस लिखते लिखते हैं। हैं। जिनको इस बारे में पता है, क्योंकि आपने मेंस लिखा है 2 बार, जी तो सर। शायद मैं उन बातों पे जो छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं, उस पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं, उस समय समय कितना होता है एक यस सर। पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोचने और लिखने के लिए? कितना समय होता होगा? सर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे मैं पर्टिकुलर नंबर तो कभी डिवाइड करके लिखी नहीं हूँ, बट जनरली जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें 10 से 12 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नहीं देना है। हाँ, और लेकिन अभी स्पेस बढ़ रहे हैं, अभी मतलब जैसे इस बार का पेपर था, तो उसमें काफ़ी स्पेस दिया हुआ था सर, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी और 15 मार्क्स में भी। तो आपको स्पेस भी प्रॉपर कवर करने हैं, क्योंकि जब स्पेस ज़्यादा लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, मैंने स्पेस कई क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा छोड़ दिए थे। मतलब मैं टू द पॉइंट, या शायद मेरी स्पीड कम थी लास्ट ईयर, तो मैंने बहुत सारे स्पेस छूटे हुए थे, तो उसमें मुझे, मैं अदर लोगों की आरटीआई से देखी, तो वहाँ मुझे लैक हुआ था सर, मार्क्स में डिफरेंस आए थे। तो आपको प्रॉपर स्पेस भी मैनेज करना है। ये नहीं कि मतलब आप पूरा ही स्पेस लिखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिखिए, लेकिन स्पेस भी आपका ऑलमोस्ट कवर होनी चाहिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें। तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप जैसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप 10 से 12 मिनट आप उसके लिए दे सकते हैं। हुँ, और फिर जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए भी आप ऑलमोस्ट लगभग 8 मिनट 8 8 मिनट दे मिनट के सकते हैं। अराउंड दे यस सर, सकते यस। हैं। तो अगर पर द ये होता है सर कभी-कभी कि कुछ आंसर्स हमको मतलब बहुत रटे हुए होते हैं, अच्छे से याद होते हैं, तो हम उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम 5 मिनट में भी वो आंसर लिख जाते हैं, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वही आपको करना है कि आपकी जो अच्छी मतलब जिन क्वेश्चन्स पे आपकी पकड़ है, जिनके आंसर आपको अच्छे से आते हैं, उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर जो बचा हुआ टाइम है आपका, वो अदर पोर्शन में, और मैं सर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से डिवाइड नहीं करती थी टाइम, मैं पेपर के हिसाब से मतलब पार्ट वाइज़ करती थी। जैसे एक पेपर है तो उसमें 3 पार्ट हैं, तो मैं जो हमारा फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो होता है वो 75 मार्क्स के होते हैं। हुँ, तो मैं वहाँ पे लगभग 1 घंटे 5 मिनट से 1 घंटे 10 मिनट का टाइम सेट करके रखती थी कि मुझे इतने में ये पोर्शन कंप्लीट करना है। ओके। तो ऑलमोस्ट 17 पूरा, क्वेश्चन जो हाँ, एक एक 75 सब का होता है वो वो 1 उतने घंटे 1 5 घंटे मिनट में 5 मिनट में कंप्लीट करना कंप्लीट करना है। है। ठीक। और अगर उससे कम ज़्यादा भी हो जाता था, क्योंकि अगर मेरी मतलब उस पेपर में पकड़ अच्छी है, तो वो टाइम से पहले हो जाता है। 1 बट मैं घंटे के पहले हो जाता एटलीस्ट वो था। टारगेट रखती थी कि यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँ। फिर मैं फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जनरली पहले बनाती हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फिर लगभग 50 मिनट्स उसके लिए, ऐसा। 1-10 1 1 सॉरी 5 1 5 1-5 1 5 1-5 और 1-5 50 मिनट, 50 यस ऐसे सर। आपने ये भी डिसाइड कर डिवाइड लिया। किया था। ये 3 घंटे कंप्लीट यस हो सर। जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मेरा ये अभी होना था वो ये था कि पेन सिलेक्शन। यस सर। वो बहुत मैटर करता है सर, क्योंकि पूरे सातों दिन आपको लिखने हैं, तो आप ऐसा पेन यूज़ कीजिए जो फ्लो सही हो उसकी, आपके हाथ पे दर्द ना करे। बहुत हुँ, ज़्यादा मोटा पेन नहीं यूज़ करना है, जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, वो पकड़ने में भी ईज़ी हो, और मतलब जल्दी ये, लिखा हाँ, जाए, जल्दी आसानी से जल्दी बन लिखा जाए। जाए, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। हुँ, हुँ। ऐसा पेन आप यूज़ कर सकते हो, तो आप जब टेस्ट सीरीज़ दिलाते रहते हैं, उस टाइम उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस समय आप पेन हाँ, डिसाइड कर मतलब पेन सकते हैं। डिसाइड करना है, उसको बार-बार चेंज नहीं करना है, फिर उसी पेन से लिखते एक रहिए। पेन डिसाइड करो और हाँ, उसको उसे फिर लास्ट तक यस लिखते सर। रहो। दूसरा ये है कि वो 4 दिन का जो होता है बहुत यस, हेक्टिक डे होता है। हेक्टिक होता है सर बहुत ज़्यादा। हेल्थ तो फिज़िकली यस कितना सर, बहुत इम्पोर्टेंट होना सर चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैं इनिशियल फेज़ में बहुत अपने हेल्थ को इग्नोर करती थी। खाने-पीने का टाइम मतलब मुझे कवर कंप्लीट करना है कोई चीज़, तो मैं कभी-कभी खाने का टाइम बहुत एक्सटेंड कर देती थी या खाती नहीं थी। तो ये सारी गलती मैं स्पेशली बोलूँगी सारे एस्पिरेंट्स को, ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। अपना डाइट प्रॉपर रखिए, सोने का, उठने का टाइम प्रॉपर रखिए। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जो पूरा जर्नी होता है आपका, एक दिन का काम तो है नहीं ये कि आपने आज पढ़ा, आज आप दिन भर पढ़िए, रात भर पढ़िए, कल दे दिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपका जब पूरा जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी जर्नी होती है, तो उसके लिए आपको हेल्थ को प्रॉपर ध्यान देना है। फिज़िकल के साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी दोनों इम्पोर्टेंट है। मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और केयरफुल रहना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि हमारे साथ हर मंथ होती है एक मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है वो। राइट। तो उसके साथ, और इस बार का मेंस मेरे लिए और बहुत चैलेंजिंग था। मैं मेंस के 1 महीने पहले मुझे इन्फेक्शनल इंसिडेंट डायरिया हो गया था, तो मैं 1 हफ्ते बिल्कुल मतलब उसमें मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लग गया था। खाना-पीना बिल्कुल उस टाइम बंद हो गया था, मैं बहुत वीक हो गई थी, तो मैंने टेस्ट वगैरह भी उस टाइम मैं घर चली गई थी। तो वो 1 हफ्ते का लॉस मुझे वहाँ हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ मतलब इस स्टेज से बोलना चाहूँगी स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि हम लोग बहुत ज़्यादा अ, मतलब हमारे लिए और चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं फिज़िकली एक्टिव रखना अपने आप को। जब इस बार का मेरा मेंस था, उसके 1 दिन पहले मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया। तो वो 4 दिन ऐसे ही हमारे लिए बहुत हेक्टिक होता है मेंस का जो पीरियड है, और इधर ये वाला पीरियड तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब जैसे मतलब मैं अपने आप पूरे टाइम कैसे बैठ के लिख पाऊँगी, मैंने मतलब 24 को हमारा मेन 24th जून को स्टार्ट हुआ था। 23 को इवनिंग में मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था कि मैं 4 दिन अब कैसे, मतलब ये जो पूरा प्रिपरेशन आप किए हो उस 4 दिन में आपको अपने आप को इतना अच्छे से रिप्रेज़ेंट करना है, और मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई। और फिर क्योंकि ये होता है कि मैं मेरे साथ स्पेशली फर्स्ट डे ऐसा होता है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट फिर मम्मी और दीदी, भाभी बहुत समझाए थे सब लोगों ने उस दिन कि नहीं तुमको करना है, तुम इतने अच्छे से प्रिपरेशन की हो, टेंशन छोड़ दो। तो फिर फर्स्ट डे पे ऐसा था, और फर्स्ट डे पे और इंसिडेंट हुआ एक। फर्स्ट डे जैसे ही मेंस के लिए मतलब रेडी होके गई, तो जो मेरा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से सेंटर 10 मिनट का अमाउंट रास्ता था, तो 10 मिनट लगभग। तो बारिश फिर हुई थी। हाँ, बारिश हो गई। मैं जैसे ही स्कूटी लेके निकली, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, मुझे लगा मैं पहुँच जाऊँगी ऑन टाइम। बट जैसे ही थोड़ी दूर पहुँची मैं, बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर मुझे अपना स्कूटी वहाँ पे पार्क करना पड़ा, और जैसे ही मैं ऑटो में बैठी, बगल से बस चली गई। वो बस से वहाँ पर का जो पानी पानी था, था वो splash पूरा हुआ। मेरे ऊपर स्प्लैश हो गया, मैं पूरी भीग चुकी थी। बट उस टाइम माइंड में था कि नहीं, ये 4 दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अब जो होगा देखा जाएगा, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वापस से आके ड्रेस चेंज कर सकती, तो मैं वैसे ही भीगे-भीगे चली गई। मैंने बोला ठीक है, भगवान जी के हाथ में जो होगा देखा जाएगा। बस मेरे को अपना 100% करना है। फिर मैं वहाँ पे गई, टाइम हो चुका था, तो मेरे को मतलब और टाइम तो था नहीं, तो फिर मैं जाके सीधा रूम में बैठी, थोड़ा बहुत पोंछी। उसके बाद जैसे ही आंसर शीट मिला, मेरा सारा पेन गायब हो चुका था। मैं गीली हूँ, क्या हूँ, मुझे माइंड में कुछ नहीं था, बस आंसर लिखना था, ये था। और ऑन टाइम पेपर्स भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड डे थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि बॉडी ऐसे ही थक चुकी थी, और मैं उस टाइम और मेरे साथ थोड़ा फिजिकली था इशू था, तो मैं बहुत मतलब सफ़र कर रही थी। बट ऐसा था कि मैं थर्ड डे पे पूरा बेड में लेटे-लेटे रिवीज़न की थी। तो ये थोड़ा मतलब इस बार एक्सपीरियंस भी था काफ़ी अच्छा, कि मतलब अगर चीज़ें हमारे साथ हम जैसा सोचे हैं वैसा नहीं भी हो रही हैं, फिर भी हमको अपने आप को उसमें हमने प्रिपेयर किया है, तो अच्छे से करना है। तो ये बिल्कुल सारी गर्ल्स को स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अपने आप को बिल्कुल वीक नहीं समझना है आपको, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके साथ-साथ हमारे साथ या सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जो मेंस का 4 दिन होता है, या इवन प्रीलिम्स का हो या इंटरव्यू हो, आपको एज़ अ फेस्टिवल उसको एन्जॉय करना है। जैसे हम अब पूरे साल भर अपने बर्थडे के लिए या दिवाली या कोई भी हमारा सेलिब्रेशन है, उसके लिए हम वेट करते रहते हैं कि ये डे आएगा। तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के लिए भी वैसे ही रहना है कि ये मैंने साल भर मेहनत की है, ये 4 दिन मेंस के जो हैं, या प्रीलिम्स का 1 दिन है, इंटरव्यू का 1 दिन है, मुझे वो इतने अच्छे से एन्जॉय करते हुए अपना बेस्ट 100% परफॉर्मेंस करना है वहाँ पे। तो सारी चीज़ें अपने आप, आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो पीछे हट जाती हैं, और आप अपने आप को इतने अच्छे से वहाँ पे कर पाते हैं प्रेज़ेंट। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है, कहीं भी किसी भी स्टेज पे खुद को वीक नहीं समझना है। और 43 रैंक लिया है। यस सर। प्रणाम है आपको, चरण टाए हैं आपके। ये सब करके 43 रैंक ले आ रहे हो आप। नहीं सर, वो शायद इससे और बेटर हो सकता था, यही कुछ हाँ, लग रहा है, यहाँ कुछ बट हो गया, नहीं तो रैंक हाँ। 1 ऐसे लिख देते, Oh, आकांक्षा so तिवारी रैंक 1 ऐसा हो Thank you, सकता था।
सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। थैंक यू सर। ये जो था सेम चीजें मैंने डिस्कस की थी इससे दो पहले इंटरव्यू में, जिसमें रैंक 2 मैम आई हुई थी कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही वो पेन से रिलेटेड था। अगर आप मेंस लिखते हैं और अगर आपके आसपास कोई मेंस है, अगर आपने कभी मेंस के बारे में सुना ही नहीं है, आप जानते भी नहीं है, तो शायद ये चीजें आपको पता ही नहीं Yes, चलेंगी। sir, आपके लिए प्रीलिम्स ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है हाँ, जिसको hurdle पार है, करना है, yes, लेकिन sir. आपको ये नहीं पता है एक्चुअल में Yes, sir. सीजीपीएससी मेंस है। मेंस है ये और सब जहाँ पे important पढ़ाई 45 Yes, sir. 50% 60% है। Yes, sir. हेल्थ पेन कौन सा होना चाहिए, वो बहुत वो matter 4 करता दिन है। आप कैसे मैनेज Manage करते करते हैं, हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, Yes, sir. ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है Yes, जो sir. 60 से 50% Yes, sir. हैंडल Matter करता है। बिल्कुल सर। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप पढ़ भी लिए हाँ, हो तो वहाँ पे और लिख आप पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे, Yes, और sir. नहीं लिख पाएंगे मतलब आप पीछे हो गए। कितनी भी कोशिश कर ले हम सो भी नहीं पाते हैं सर, उस टाइम पे Right. ऐसा रहता है। कई लोग तो पूरे रात रात जग लेते हैं, बट मैं बोलूंगी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि आपने पूरे साल भर मेहनत की हुई है। जी। आप उस टाइम आके, क्योंकि 6 घंटे आप एक दिन लिख के आए हैं। फर्स्ट पेपर में तो चलो उतना नहीं लगता, फर्स्ट पेपर आपने लिखा, सेकंड पेपर लिखा, फर्स्ट डे आने के बाद उतना स्ट्रेस नहीं फील होता है। 6 घंटे आप लिख के आए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रहता है, तो थोड़ी देर आप रेस्ट कीजिए, फिर जो अगले पेपर है उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, और प्रॉपर बॉडी को भी कम से कम आपको 4 से 5 घंटे तो सो नहीं पाते हैं, लेकिन कम से कम आपको उतना, अगर आपकी नींद नहीं भी पड़ रही तो आपको एक रेस्ट लेना है, नैप लेना है। नैप, पावर नैप के जैसा आपको एक 3 से 4 घंटे का नैप बिल्कुल लेना है। बिल्कुल ये नहीं कि आप पूरी रात जग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, फिर आप अगले पेपर में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह है तो बिल्कुल ले सकते हैं उस टाइम पे, और बिल्कुल सोना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है प्रिपरेशन के टाइम पे भी, और जब एग्जाम है उस टाइम पे भी। ये नहीं कि एग्जाम के पहले, हम लोग ये गलतियां करते हैं सभी स्टूडेंट्स कि एग्जाम के एक दिन पहले जो हमारा कॉलेज वाला रूटीन होता है कि उस दिन रात भर जग के पढ़ दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये प्रिपरेशन और वो प्रिपरेशन बहुत अलग होती है। ये एग्जाम अलग है, आपको 100% फोकस के साथ बैठना है। तो वही वो ये होगा जब आप सो पाएंगे, अच्छे से सोए रहेंगे, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो स्पेशली बोलना चाहूंगी, प्रीलिम्स के पहले एक दिन पहले आपने जितना पढ़ा है सब पढ़ लिया, लास्ट डे पे आपको कम से कम 6 घंटे सो के ही जाना है। ये नहीं कि आप कल पेपर है तो आज रात को पूरा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो उस दिन पढ़ेंगे शायद वो आए भी ना क्वेश्चन में, या आ भी गया तो आप शायद उसको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड ने उसको ग्रैब किया ही नहीं है, आप उसको अच्छे से नहीं ले पाए हैं। तो आप उस दिन तो बिल्कुल आपका जो भी शेड्यूल होगा उस हिसाब से आप 8 बजे 10 बजे बंद कर दीजिए कॉपी बुक, और बिल्कुल 6 बजे तक आराम से सोइए, उसके बाद एग्जाम दिलाने चाहिए। बिल्कुल ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं सर, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, फिर बहुत एंजाइटी के साथ जाते हैं, तो फिर हमको आती हुई चीजें, मतलब जो हम बहुत सरल हैं, इजी हैं, हम उन पे गलतियां करके आते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है पूरे जर्नी में, और स्पेशली एग्जाम के टाइम पे तो और ज्यादा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये तो ही सीजीपीएससी की तैयारी की बात है। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? मन कब किया कि सीजीपीएससी अब देना है, इस पे ध्यान देना है करके? सर पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, फिर बट मम्मी का कहीं ना कहीं ऐसा था हमेशा से कि मेरी बेटी एक ऐसे फील्ड में जाए जहाँ पे वो बहुत लोगों का हेल्प कर सके, एक समाज के लिए उसका कोई बेहतर कार्य कर सके। तो फिर जब सर मैं ग्रेजुएशन में थी, इस टाइम पे रतनपुर से एक दीदी का सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत और ज्यादा, मतलब ऐसे तो ग्रेजुएशन में जब मैं एडमिशन ली उसी टाइम से था कि सिविल सर्विसेज करनी है, बट बहुत ज्यादा फोकस नहीं थी कि आगे कंटिन्यू हो सके, तो क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स था तो मैं हो सके तो पीएचडी करूंगी, नेट क्वालिफाई करूंगी, ऐसा था। बट फिर जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आई तो बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि नहीं, सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो सिविल सर्विसेज में गई सर। उसके बाद एक सर मिले, विभोर यादव सर हैं, वो अभी नायब तहसीलदार हैं बिलासपुर के ही। तो उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल जब आपको इसी फील्ड में जाना है तो आप आगे उसको एमएससी या अदर उसको कंटिन्यू मत कीजिए और इसी में कंटिन्यू कीजिए। उन सर का भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मैं जब इवन वो बहुत मोटिवेटिंग पर्सन है, टीचर भी हैं, और अभी नायब तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन में है। 2018 बैच में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो वो सर हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा एकेडमिक्स इतना अच्छा है, तुम बिल्कुल कर लोगी। और हमेशा उनका सपोर्ट आज भी टिल द डेट भी उनका मतलब पूरा सपोर्ट है। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि बिल्कुल तुम नहीं कर सकोगी तो कौन करेगा, ऐसा बोलते थे सीधा मेरे को। मतलब मैं जब बहुत डिमोटिवेट होती थी,
एक तो मम्मी को कॉल करती थी, बट कभी-कभी मम्मी से भी अगर नहीं हो पाता था तो सर से बात कर लेती थी। तो वो सर भी बहुत हेल्प करते थे, बहुत सपोर्टिव हैं। इंटरव्यू के टाइम पे भी उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला है मेरे को, मेंस के टाइम पे सपोर्ट मिला है। और ऐसे तो मतलब ऐसे लोग आपको मिलते जाते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। फिर वहीं से था ग्रेजुएशन के बाद फिर इसी फील्ड में जाना है करके सर। तो अच्छा, जैसे विभो सर ने आपको जी मोटिवेट सर। किया, आज आप इतने लोगों को मोटिवेट कर जी रहे सर। हैं। कुछ ऐसा लाइन जो आपको सुन करके, आपको देख करके लोग पढ़ना शुरू कर दें या सोचे कि अब ये हो सकता है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप जो कहना चाहेंगे? सर एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी कि सफलता की कोई मतलब सफलता को कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत आपको बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, ये नहीं है कभी-कभी अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं और कभी किसी को सफलता एक ही बार में मिल जाती है, कभी कई प्रयासों के बाद मिलती है। लेकिन वो बोला जाता है ना कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो बिल्कुल यही है। सीजीपीएससी की जर्नी है या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जर्नी है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपके अंदर आपका पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा डेवलप कर देती है, वो आपके अंदर पेशेंस हो। मैं बहुत जल्दी मतलब डिमोटिवेट होने वाली या बहुत जल्दी इनसिक्योर फ़ील करने वाली लड़की थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट से नहीं हो पाता था। बट जैसा मैंने इस बार का अपना मेंस का एक्सपीरियंस बताया, अब मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई भी कैसा भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, वो मैं हैंडल कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन सिखाती हैं, तो बिल्कुल उसको शांति से सीखते जाना है और जो धैर्य बना के रखना है। निरंतर मेहनत करते रहना है और अपनी असफलताओं से भी सीखना है। सफलता में तो आपके साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हर कोई आपको पूछता है, लेकिन असफलता में जो आपके साथ रहते हैं, उन लोगों को आप कभी नहीं भूलना है और ऐसे लोग बिल्कुल रखने हैं, जो आपको सिर्फ़ सफलता में ना पूछें, असफलताओं में भी आपका साथ दें और बिल्कुल आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, धैर्य बना के रखना है और बिल्कुल मेहनत करते रहिए, सफलता बहुत अच्छे से मिलती है तो अंत में। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना हार है। नहीं मानना है, हार बिल्कुल नहीं गिव मानना अप है नहीं उस करना समय, है गिव किसी अप भी नहीं स्टेज में। करना है, यस सर। चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे देने हो जा और रहे शकल हैं। से हाँ, बस भी पूरी हो जाए। लाइफ में भी आपके साथ कभी-कभी बहुत डिफिकल्ट फेजेज़ आ जाते हैं। हाँ। कहीं पे भी गिव अप नहीं करना है और अपने आप को वीक नहीं समझना है। अपने साथ लॉयल रहना है आपको पूरे तैयारी में भी और इवन पूरी लाइफ में भी लॉयल रहना है और आपके वो साथ। बस गुजरे और आप पानी आपके ऊपर जाए और आप भीग जाओ तो घर वापस नहीं आना जाना है। है एग्ज़ाम पेपर देने जाना है और पेपर में परफॉर्म करना है और रैंक 43 लाना है और नायब तहसीलदार या उससे रैंक बेटर 1 लाना है। रैंक 1 लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। इस बात के लिए, ये समय आपको देने के यस लिए, सर, अपना थैंक यू सो एक्सपीरियंस मच शेयर सर। करने के लिए। मैं तो ये चाह रहा था कि बात करते जी रहे, सर। मजा आ रहा है आपसे बात करना, लेकिन थैंक एक यू सर। समय का ड्यूरेशन है। यस सर। इस पॉडकास्ट को जो स्टूडेंट्स देख भी रहे होंगे उनको प्रीलिम्स भी देना होगा। यस सर। अगर वो इसमें ध्यान दे रहे हैं तो फिर वो पढ़ाई भी नहीं यस करेंगे। सर। तरीके जान गए। अब कहानियां ये है कि इसके बाद आप अगला कोई पोस्ट लेंगे या होपफुली यस सर। टीसी ले, तब आए, थैंक तब यू बाकी सर। सारी बात थैंक बिल्कुल यू होगी। सर। यस सर। एक जो प्रथा है हमारी वो ये है कि आपको किसी न किसी टॉपर का नाम बताना जी है सर। या कोई एग्जिस्टिंग ऑफिसर है यस जो सर। वर्क कर रहे हैं, यस सर। ताकि उनकी कहानी लोगों को पता चल सके। जी सर। प्लीज ऐसे कोई है? जी सर। सर तो मैं मिस्टर विभोर यादव सर को इनवाइट करना चाहूँगी। विभोर सर, जी सर। सीजीपीएससी 2018 सर। 18 यस मैं सर। मैम से आपका नंबर लूंगा और आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, प्लीज सर हमें समय यस दीजिएगा। सर। आपकी कहानी इतनी स्पेशल है या आपका कहना इतना स्पेशल है कि आज आपके सामने ये एग्जाम्पल बैठी हैं जिनका सीजीपीएससी 2023 में 43 रैंक है। अगर आप हमारे साथ अपनी कहानी या अपने थॉट शेयर करते हैं तो हो सकता है ऐसे कई आकांक्षा यस सर। या ऐसे कई लोगों की आकांक्षाएं हैं जो ऐसी हैं वो यहाँ जी सर, कंप्लीट हों। बिल्कुल मैं तो एक ही आकांक्षा उनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन रैंक 1 वाले भी स्टूडेंट्स उनके रहे हैं। बिल्कुल। और सर उनकी लाइफ में स्पेशली उनके लिए बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है और आपसे बिल्कुल आपको और साथ-साथ हमारे जो मेंटर्स ज्ञान के पूरे व्यूअर्स हैं, उनको मिलके उनसे बहुत अच्छा लगेगा। सर की बातें बहुत इन्फ्लुएंसिंग रहती हैं, सर बहुत मोटिवेटिंग हैं। उन्होंने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत अच्छे से बताएँगे और स्पेशली अभी 4-5 साल से वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा उनका वर्क प्रोफाइल रहा है, तो बिल्कुल वो सारी एक्सपीरियंस यहाँ पे साझा करेंगे। मैं भी चाहूँगी सर बिल्कुल आइए। सर प्लीज आइएगा और मैं इनसे नंबर ले रहा हूँ और आपके पीछे हमारी टीम पड़ जाएगी। प्लीज आइए करके वी विल यस सर। रिक्वेस्ट दैट। और एक लास्ट में एक मेरा सवाल है। जी सर। जब ये सारी पूरी जर्नी चल रही थी, सब कुछ था, तब मेंटर्स देखते थे आप? सर कभी-कभी देखा है कभी मैंने, कभी हाँ जी देखा सर, है, बीच मतलब बीच इससे में। पहले पता हाँ, था। हाँ, मैंने सर क्या होता है मेंटर्स क्या करते हैं, कुछ आइडिया था उस समय आपको? सर ज़्यादा कुछ तो आइडिया नहीं था सर, बीआईए में 1-2 बार आशीष सर आए हैं, हाँ। मॉक इंटरव्यू लेते थे, मॉक तो इंटरव्यू। उनके बारे में थोड़ा पता था
और इसके अलावा सर मेंटर्स ज्ञान में ऐसे ही जैसे आज मैं बैठी हूँ वैसे टॉपर्स के वीडियो देखे हुए थे बस। किसी टॉपर का वीडियो देखे थे, कोई इंटरव्यू याद हो जो आपने देखा है? जी सर, एक तो रुचि शर्मा मैम आई थी, उनका देखी थी मैं। Right. और इसके अलावा सर और कई वीडियोस देखे हुए हैं सर जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुए थे। हाँ। अभी स्पेसिफाई मतलब बहुत सारे देखे हैं, तो ऐसे नाम तो और याद नहीं आ रहे अभी कैसा मुझे। लगता है चैनल? बहुत अच्छा लगता एक है बार इस सर, कैमरे में देखें हमारे बहुत तारीफ। अच्छा लगता है सर। मैं तो मेंटर्स ज्ञान को बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप हम सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे हम अपनी जर्नी साझा कर सकने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। और हमारे साथ साथ जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। सारी इवन आपने अभी प्रीलिम्स और उसके लिए अलग एक वो निकाला हुआ है। हाँ, हमारे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। हाँ, तो उन सब के थ्रू भी आप बहुत लोगों के हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। सारे एस्पिरेंट्स के साथ साइड से मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक्चुअली होता ये है कि हम जो आप लोगों से सीखते हैं, एक्चुअली हम चोरी करते हैं और इधर से चोरी नहीं, करके ऐसी चोरी सामान को, अच्छी है सर, ठीक है। हाँ, इधर से हम चोरी करते हैं। समझ, जैसे आपने एक बुक लिस्ट बताया मेरे यस को, सर। अरिहंत अरिहंत का एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का होता है। अब क्या करना है, इसको एक स्टूडेंट को बता देना है जिसको दिक्कत आ रही है हिस्ट्री में। फिर इसके बाद आपने कहा हेम लक्ष्मीकांत, क्या करना है, इसको उठा करके ऐसे बता देना है। फिर आपने कहा कि ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करेंगे हम यहाँ से उठा करके उधर बता देंगे, इससे किसी का भला हो। बस ये मीडिएटर हम यही काम करते हैं। हम आपसे सीखते हैं कि मेंस में ये इंपॉर्टेंट होती है और हम स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं। इसमें हमारा बीच का कोई थॉट नहीं होता है। आपकी चीजें जो टॉपर से आते हैं वहां से फायदा उठाते हैं और स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं। इम्पोर्टेंट है सर, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। ये चोरी आपके हिसाब से अच्छी है? अच्छी है सर, बिल्कुल अच्छी है। थैंक यू सो मच सर मैम। कुछ दाग अच्छे होते हैं बोला जाता है। हाँ, तो कुछ ऐसे ही जो बुराइयां होती हैं वो अच्छी होती हैं अगर किसी के लिए भला हो रहा है। किसी का भला हो रहा है सर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग या यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो आप लोग उन तक पहुँच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने ये जो शब्द बोला सार्थक हो गया, हमारा मेंटर्स ज्ञान सार्थक हो गया। शुक्रिया मैम अपना समय देने के लिए।